क्या एसएसबी क्लियर करने के लिए अंग्रेजी आना ज़रूरी है? डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आपको फौज में ऑफिसर बनना है। डिसिप्लिन का ना बाहर सिविलियन वर्ल्ड में थोड़ा डेफिनेशन गलत दिखाया गया है कि कोई बच्चा बहुत ओबीडियंट है तो ही इज डिसिप्लिन। ऐसा नहीं होता है सर। हाउ इम्पोर्टेंट आर द जीटीओ टास्क? उसमें क्या ज़रूरी है? बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप और बी द लीडर ऑफ द ग्रुप? सर जीटीओ लोगों को ये लगता है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, ग्रुप से अलग करना पड़ेगा तभी दिखोगे। नहीं भाई। जब आप आईएमए पहुंचे तो सबसे पहले तो क्या डिफरेंस लगा कि आईएनए कैसा था और फिर आईएमए कैसा है? पहले तो एकेडमीज का डिफरेंस बताओ। सर एकेडमी में सर एक तो हायरार्की का बहुत डिफरेंस है सर। व्हाट इज एसएसबी टेस्टिंग? एसएसबी क्या चेक कर रहा है? क्या इंटेलिजेंस चेक कर रहा है? सर एसएसबी ये टेस्ट कर रहा है कि आप फौज के लिए कैपेबल हो कि नहीं। हाउ इम्पोर्टेंट आर द सॉफ्ट स्किल्स जब आप एसएसबी के लिए अपेयर कर रहे हो? लोगों जो कोचिंग्स वगैरह आउटसाइड दे आर पुटिंग 30-40 इन अ बैच, जर्नलाइजिंग एवरीथिंग। आईएम की ज्वाइनिंग से पहले मेरा टीजीसी का कॉल आ गया कि आपका इंटरव्यू है। तो मेरा इंटरव्यू था एसएसबी भोपाल में। सर एसएसबी भोपाल से पहले भी मैं एक एसएसबी बैंगलोर गया हूँ अकेडमी आने के बाद। लोग बोलते हैं कि सबसे मुश्किल इंटरव्यू, मैं बोलता हूँ सबसे आसान इंटरव्यू, आपको खुद को जानना है बस। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्लैरिटी विथ मेजर के एक और एपिसोड में। 2010 में जब से मैंने फ़ौज ज्वाइन करी और आज तक एक सवाल लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर फ़ौज में कैसे भर्ती होना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए, और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने सोचा एज अ गेस्ट क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो रिसेंटली एकेडमी में रहा हो और साथ ही साथ उसे एक्सपीरियंस भी हो नए बच्चों को, नए कैडेट्स को पढ़ाने का। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ हैं अजय गर्ग। अजय, वेलकम टू क्लैरिटी विथ मेजर। थैंक यू वेरी मच सर। तो अजय दोस्तों, अजय की प्रोफाइल ऐसी है जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। अजय इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे थे। उसके बाद ही डिसाइडेड कि मैं फ़ौज में आऊँगा। ही वेंट टू इंडियन नेवल एकेडमी, दैन बिकॉज ऑफ सम रीजंस ही वेंट टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और उसके बाद ही डिसाइडेड टू टेक मेंटरशिप एज अ करियर। और अभी वो यंग स्टूडेंट्स को, यंग कैडेट्स को ट्रेन करते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए। साथ ही साथ अजय इज़ ऑल्सो फिटनेस इन्फ्लुएंसर। तो आज हम जानेंगे अजय से खुद कि इतने सारे हैट्स वो कैसे हैंडल करते हैं। तो अजय, वेलकम टू पॉडकास्ट विथ मेजर, क्लैरिटी विथ मेजर में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अजय, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा, कैसे आपने डिसाइड किया कि मैं फ़ौज में भर्ती होना चाहता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कॉलिंग मी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म सर। सो सर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है सर, आई वाज बोर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ करनाल हरियाणा। ओके। तो सर मैं वहाँ पे पैदा हुआ एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अ फार्मर फैमिली। तो मेरे ओके। फादर फार्मर है एंड वो गांव में ही रहते थे सर, बचपन से गांव पे एक्सपोजर था। एंड माई स्कूलिंग वॉज ऑल्सो फ्रॉम विलेज ओनली। सर 12th क्लास तक मुझे नहीं पता था बिकॉज मेरे आसपास फौज मतलब 1600 मीटर क्लियर करो भर्ती हो जाओ। हरियाणा में तो बहुत फौजी आते हैं, हरियाणा से मुझे लगता है हर घर से एक बच्चा फौज में भर्ती होता है। यस सर। सर वो ऐसा है कि मतलब बचपन से ही व्हेन आई वाज इन माय 4th-5th क्लास हम सुबह उठ के 4 बजे रनिंग करने चले जाते थे, भर्ती की तैयारी करने चले जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि फौज में जाना है, यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा सब में है सर। वो हरियाणा में रूरल बैकग्राउंड में और पूरे इंडिया में ही है सर। वो जहाँ भी रूरल बैकग्राउंड में देखोगे कि फौज में जाना है, फौज में जाना है। तो सर तब तक मेरे लिए ये था कि 1600 मीटर क्लियर करो और फौज में जाओ। सर 12th होने के बाद जो मेरी मैटरनल साइड थी, मेरी पूरी मैटरनल साइड इंदौर में थी सर, महू में। ओके। तो वो आर्मी में थे सर, लेकिन वो भी भर्ती वगैरह क्लियर करके गए थे, वो भी ऑफिसर नहीं थे सर। ओके। तो इंदौर में मैटरनल साइड जब मैं आया 12th के बाद, मैंने ये ड्रॉप लिया आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए। तब मुझे पता लगा कि 12th के बाद भी आप जा सकते हो टीएस और एनडीए से पहुंच के अंदर। अच्छा, तो आप बेसिकली आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे इंदौर में? यस सर, यस सर। ओके। तो मैं सर इंदौर में आईआईटी की प्रिपरेशन करने आया था, तभी मुझे एक टीएस का अटेम्प्ट मिला। अच्छा। तो मैं टीएस का अटेम्प्ट देने गया सर, पर मैं स्क्रीन आउट हो गया। तब मुझे समझ में आया कि नहीं 12th के बाद भी जा सकते हैं, और 1600 मीटर के अलावा भी फौज के अंदर एक और हायरार्की होती है जिसे हम ऑफिसर बोलते हैं। अच्छा। तो तब जाके मुझे पहली बार पता लगा था कि सर ऑफिसर भी बन सकते हैं। ओके। तो दोस्तों, जिन्हें नहीं पता, जैसे लोग सोचते हैं कि 12th के बाद हम सिर्फ एनडीए से जा सकते हैं, पर देर इज़ अनदर एंट्री, टीईएस। टीईएस के थ्रू भी आप 12th के बाद फौज में भर्ती हो सकते हैं, जो कि एक जनरली टेक्निकल कार्डर की एंट्री होती है, पर आप
उसमें सभी आर्म्स और सर्विस में जा सकते हैं। तो जैसा कि अजय ने बताया कि पहले आपने टीईएस के लिए ट्राई किया, यस सर। फिर उसके बाद फिर टीईएस में आपका क्या रहा, फिर आगे बताइए। सर मैं स्क्रीन आउट हो गया टीएस एंट्री से, पर सर ओके। तब मुझे पता लग गया कि हाँ भाई जाना तो फौज में ही है, और वो भी ऑफिसर बन के जाना है। ओके। 1600 मीटर करके अब नहीं जाना है, क्योंकि अब पढ़ लिख लिए तो अब तो ऑफिसर ही बनना है। ओके। तो सर उसके बाद जैसे ही मैं इंदौर में आया, तब मुझे समझ आया कि सर एज कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड मेरी इंग्लिश नहीं थी सर। बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनका करेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, दे आर कॉन्फिडेंट, हाँ। फिजिकल फिटनेस होती है, पर कम्युनिकेशन में दे आर लैकिंग सर। इंग्लिश नहीं आती है उनको सर। चल, इसी के साथ ना एसएसबी का एक पहला मैथ हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं। यस सर। क्या एसएसबी क्लियर करने के लिए अंग्रेजी आना ज़रूरी है? सर अंग्रेजी आना सर ये डिपेंड करता है कि आप अपने आइडियाज़ कन्विंस कर पा रहे हो कि नहीं। इतने आना चाहिए कि आप अपने आइडियाज़ कन्विंस कर पाओ, क्योंकि सर अगर आपको उतना आता है तभी आपको अकेडमी में जाने के बाद ट्रेन कर सकते हैं, थोड़ा आपका ट्रेनेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है। बिकॉज आफ्टर गेटिंग इनटू फोर्सेस सर आप बाकी ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, फॉरेन कैडेट्स जो आते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, तो सर इंग्लिश लैंग्वेज आपको अकेडमी के लिए जरूरी है और बाद में फोर्सेस के लिए भी जरूरी है। तो आप बेसिक सीख सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा कि मास्टरी कर लो। और सर मैं इंग्लिश की जगह ये बोलूंगा कि वर्क ऑन कम्युनिकेशन, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ 10% है आपकी पूरी कम्युनिकेशन का जो वर्बल पार्ट है। बिल्कुल। बाकी 90% आपका नॉन वर्बल पार्ट है सर, बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू मेक आई कांटेक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन। तो इन चीज़ों पे काम करो। इंग्लिश के लिए तो एवरेज सर 100 से 150 वर्ड होते हैं, इज एम आर आगे पीछे करके आपको आइडिया कन्विंस करना है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। तो बेसिकली दोस्तों, जो भी यंग स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि इंग्लिश इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एसएसबी, पर आपको अपने आइडियाज़ को कन्वे करना आना चाहिए, क्योंकि एज यू आर लुकिंग कि आपको ऑफिसर कार्डर में जाना है, तो आपको आगे लोगों से डील करना पड़ेगा। यू हैव टू डील विथ अ लॉट ऑफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए आपको अपने आइडियाज़ को कन्वे करना आना चाहिए, दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो आगे बढ़ते हैं आपकी जर्नी पे। यस तो जब फिर आपने इंजीनियरिंग करी उसके बाद सर मेरा आई जस्ट टुक एडमिशन इन एमआईटी पुणे इंजीनियरिंग के लिए सर। हाँ। तो एमआईटी पुणे में एडमिशन लिया, तब मैं क्लियर था सर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग से, और मेरा इंजीनियरिंग का मतलब यही सोच के लिया था कि आई विल बी गेटिंग मोर एंट्री, क्योंकि अगर मैं बैचलर्स करता हूँ बीएससी तो मेरे पास एफकेट और सीडीएस एंट्री होगी। बिल्कुल। पर अगर मैं इंजीनियरिंग में अच्छे परसेंटेज ले लूंगा तो मुझे टीजीसी भी एंट्री मिल जाएगी और एसएससी टेक भी मिल जाएगी। और सर टीजीसी वही एंट्री जिसके लिए मैं बाद में आर्मी के लिए रिकमेंड भी हुआ, अच्छा। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी ज्वाइन किया। तो सर वो चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर से ही मैं अलर्ट हो गया कि नहीं भाई, मैं रूरल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मेरा फिटनेस स्टैंडर्ड्स वगैरह बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन, पर मुझे इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। तो आपको इंजीनियरिंग करते टाइम में क्लियर था कि आगे आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आप आर्मी की एंट्रीज के लिए ट्राई करेंगे? यस सर, तो मैं आर्मी की एंट्रीज वगैरह के लिए ट्राई करूंगा। और मेरे पास गोल ये भी था सर, मेरे को फर्स्ट ईयर से यही पता था कि आर्मी में जाना है, क्लियर है, पर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप होना चाहिए। तो उसके लिए सर मैं इंजीनियरिंग में भी अच्छा कर रहा था। तो मैं सर यही सजेस्ट करूंगा, हुएवर वांट टू ज्वाइन फोर्सेस, आप जो भी डिग्री कर रहे हो उसमें अच्छा करो, ताकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप होगा। यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। ऐसा नहीं होगा कि आर्मी में नहीं हुआ, एयरफोर्स में नहीं हुआ तो उसके बाद आप सोच रहे हो व्हाट नाउ। बेसिकली आप जो भी कर रहे हैं उस समय पे उसे पूरे कंसंट्रेशन से कीजिए, अच्छे से कीजिए। बिकॉज आपने, जैसे अजय ने बताया, उन्होंने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद कई रास्ते खुल गए, अलग अलग एंट्रीज खुल गई फौज में जाने के लिए, लेट इट बी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो अजय, आर्मी में ऐसा माना जाता है कि डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आपको फौज में ऑफिसर बनना है। यस सर। सो वर यू डिसिप्लिन एज अ चाइल्ड, या आपने फिर जब आप अकेडमीज में गए और वहाँ आपके एक्सपीरियंस के कारण आपके अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट हुआ? सर डिसिप्लिन का ना बाहर सिविलियन वर्ल्ड में थोड़ा डेफिनेशन गलत दिखाया गया है कि कोई बच्चा बहुत ओबीडियंट है तो ही इज डिसिप्लिन। ऐसा नहीं होता है सर। जो बहुत शरारती बच्चे होते हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग एक्सेलेंट इन देयर करियर। डिसिप्लिन वो नहीं होता सर। डिसिप्लिन वो होता है कि आप वही करोगे जो आपको करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव यू आर फीलिंग लाइक टू डू इट और नॉट। बिल्कुल। वो चीज़ करोगे। अब मुझे पता था सर कि मैं कॉलेज में आ गया हूँ, मस्ती वगैरह चलती रहेगी, इंजॉयमेंट चलता रहेगा फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ, बट मुझे अपनी इंग्लिश पे काम करना है। तो फॉर दैट एवरी डे आई यूज टू स्पेंड 30 मिनट 40 मिनट ऑन माई कम्युनिकेशन। ओके। तो उसके कारण दैट वाज डिसिप्लिन सर, कि मैं थ्रू आउट द अपना कॉलेज लाइफ मुझे पता था ये मेरी वीकनेस है, आई नीड टू वर्क ऑन दिस। तो मैं अपनी कॉलेज लाइफ में अपनी इंग्लिश और कम्युनिकेशन इंप्रूव करता गया सर। तो उसके मुझे रिजल्ट बाद में बहुत अच्छे मिले। तो ये डिसिप्लिन है कि सर आप वही चीज़ करोगे जो आपको करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ को बहुत बोरिंग कर लोगे। लाइफ विल बी, यू विल बी एंजॉयिंग लाइफ, पर आप वही सही चीज़ सही टाइम पे करोगे। दैट इज डिसिप्लिन। ये एक बहुत अच्छा थॉट है आपका कि डिसिप्लिन इज नॉट ओबीडियंस। और मैं भी कई बार अपने व्यूअर्स को ये बोलता हूँ कि डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम। डिसिप्लिन आपको बांधता नहीं है, बट इफ़ यू आर डिसिप्लिन तो यू हैव द चॉइसेस, यू डिसाइड योर चॉइसेस, राइट। अदर्स डू नॉट डिसाइड इट फॉर यू, योर सर्कमस्टांसेस डू नॉट डिसाइड कि आप क्या करोगे। यस सर। पर ये आपका डिसिप्लिन डिसाइड करता है। तो फिर अजय, अपनी एसएसबी की जर्नी के बारे में बताइए, जिससे आपने इंडियन नेवल एकेडमी में पहले भर्ती करी। यस सर।
तो सर सबसे पहले तो ये पूरा डिसिप्लिन में काम करा, और सर इसके लिए जो मैं बाकी एस्पिरेंट्स को, डिफेंस एस्पिरेंट को एक सजेशन दूंगा कि स्टार्ट मेंटेनिंग अ डायरी. एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी राइटिंग योर थॉट्स, यू विल बी राइटिंग योर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल. सर इतना सारा स्टिमुलेशन है आउटसाइड वर्ल्ड में, इतना स्टिमुलेशन है कि हम वो शॉर्ट टेम्पटेशन के लिए हमारे लॉन्ग टर्म गोल भूल जाते हैं. आज की रील्स के समय में लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन तो भूल ही गए हैं. एग्जैक्टली सर. सबको चाहिए कि बस उसी टाइम का एंजॉयमेंट लिया और बाहर. तो जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्टेबलाइजेस योर थॉट. यस सर. तो सर एस्पिरेंट्स यही पूछते हैं कि जर्नलिंग करना कैसे है. तो सबसे पहले आप बेसिक चीज़ से स्टार्ट हो सकते हो कि आज मैं लिखूंगा, ठीक है भाई, आई वाज सपोज टू डू दिस टास्क, मुझे ये टास्क करना था, क्या मैंने किया. तो आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा. तो 2-3 दिन बाद, एक वीक बाद आप जो शॉर्ट टेम्पटेशन होते हैं आप उनके लिए काम नहीं करोगे. यू विल बी वर्किंग फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन और डिलेड डोपामिन जो आपको हिट मिल रहा है. अब मैं इंस्टेंट बैठा हुआ हूँ, इफ आई एम फीलिंग बोर और मुझे हार्ड टास्क करना है, इफ आई जस्ट स्टार्ट स्क्रोलिंग माय फोन, आई जस्ट गेट दैट डोपामिन हिट, आई विल बी हैप्पी इन माय लाइफ. बट दैट इज नॉट व्हाट आई वांट फॉर माय लाइफ. मेरे को लॉन्ग टर्म में वो नहीं चाहिए सर. मुझे लॉन्ग टर्म में ये चाहिए कि मैं लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ. तो अगर मैं रात को लिख लूँगा सोने से पहले मुझे क्या करना था और मैंने क्या किया, तो दैट डे आई विल बी गेटिंग रियलिटी चेक. तो मुझे रियलिटी चेक मिलेगा, नेक्स्ट डे आई विल बी इंप्रूविंग. बेसिकली बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ. यस सर. अकाउंटेबिलिटी कोई और हमारी तय नहीं करता. हमें खुद अपने लिए अकाउंटेबल होना है कि आज का जो मेरा टास्क था वो मैंने किया या नहीं किया. यस अगर नहीं किया तो उसे इम्प्रूव करने के लिए मैं कल क्या कर सकता हूँ. यस सर. हाँ, तो बात करते हैं आपकी एसएसबी की जर्नी की. तो आप इंडियन नेवल एकेडमी में कैसे गए और कैसे आपका डिसीजन हुआ कि मैं पहले नेवी के लिए ट्राई करूं या एयरफोर्स या आर्मी के लिए. हाउ डिड यू डिसाइड दैट? सर मेरे लिए फौज मतलब आर्मी ही था सर स्टार्टिंग से. तो इसलिए मैंने अपने कॉलेज के बाद सबसे पहले तो सर मेरा गोल ये था कि मैं प्लेसमेंट लूँगा, बिकॉज दैट विल गिव मी अ स्ट्रॉन्ग बैकअप. और उसके साथ साथ मैं अपने एसएसबी में भी कॉन्फिडेंट रह पाऊंगा कि सर आई एम डूइंग गुड आउटसाइड. बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल थिंग्स सर. द पर्सन हु आर सिटिंग देयर, दे आर इन देयर लेट 40s 50s. तो उनके लिए इफ यू आर डूइंग सम जॉब आउटसाइड, सो दैट क्लियरली मीन दैट यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ. ठीक है, आपको बाहर पैसे मिल रहे हैं, आपने अपने आप को प्रूफ कर लिया, और आपने जो 4 साल की डिग्री ली है उसकी कोई वैल्यू है, आपने कुछ सच में सीखा है, बिकॉज यू आर गेटिंग पेड फॉर इट. तो सर वो चीज़ मेरा क्लियर था. तो इन माई 4th ईयर सर मैंने जो कंपनी आई कॉग्निजेंट, आई जस्ट सेट फॉर द प्लेसमेंट. मेरा प्लेसमेंट हो गया सर. मैंने 4th ईयर में ही सर CDS एग्ज़ाम दिया था. तो मेरा पहला एग्जाम था. तो सबसे पहले तो सर एग्जामिनेशन देने से पहले मैंने प्रॉपर PYQ एनालाइज किया, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई. मैंने ऐसे कोई कोचिंग नहीं ली थी. प्रॉपर PYQ एनालिसिस करके. तो आपने सेल्फ स्टडी करके ही CDS दिया? यस सर. सर थोड़ा बहुत यूट्यूब का हेल्प लिया था फॉर स्पेसिफिक टॉपिक. पहले तो मैंने PYQ एनालिसिस करा, तो मुझे समझा कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सर इन एवरी एग्जाम that 20% syllabus is of 80% importance and rest 80% syllabus is only of 10 to 20% importance. तो मैंने वो 20% आइडेंटिफाई करा PYQ से. बट द डिफिकल्ट पार्ट इज टू डिटरमाइन कि वो 80% क्या है और वो 20% कौन सा है. यस सर. सर उसके लिए सबसे अच्छा है सर PYQ एनालिसिस करना. तो PYQ एनालिसिस करके मुझे समझ आ गया कि ये है. प्लेसमेंट मेरा हो चुका था सर 4th ईयर में. तब मैंने CDS दिया था 2021 में. ओके. तो सर मेरा प्रेफरेंस IMA ही था, उसके बाद INA था. बट सर मेरा कट ऑफ IMA का रह गया था एंड आई गॉट द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंडियन नेवल एकेडमी. ओके. ठीक है, तब मुझे ठीक है, मुझे था कि इट वाज लिटिल बिट डिसहार्टनिंग फॉर मी कि मुझे इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाना था, इंडियन नेवल एकेडमी में हुआ. पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तब मुझे समझ आया फौज तो फौज है भाई, ऑफिसर ही बन रहे हो, बहुत अच्छा फौज का एक्सपोजर मिलेगा, वर्किंग हायरार्की स्ट्रक्चर सेम है. तो सर फिर मैंने इंडियन नेवल एकेडमी के लिए मैं SSB के लिए अपना चला गया. और सर मैं इंग्लिश के ऊपर काम कर ही रहा था. एज आई टोल्ड यू कि मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बिफोर बट कॉलेज. इंग्लिश पे काम किया, फिजिकल फिटनेस पे काम किया, जॉब थी और जर्नलिंग करी था. आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि भाई जो लाइफ में रोल मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, दैट आई एम प्लेइंग वेरी वेल. ओके. यस सर. तो सर अब आई जस्ट वेंट टू NSB विशाखापट्टनम. ओके. सर उससे पहले भी मैंने SSB दिया था सर एक. अच्छा. हाँ, FCAT का दिया था सर मैसूर में. उसमें भी स्क्रीन आउट हो गया था. एक TS में हुआ था, उसके बाद फिर FCAT में हुआ था मैसूर में. जो SSB में रिकमेंड हुए उससे पहले आप 2 बार स्क्रीन आउट हो चुके. 2 बार स्क्रीन आउट हो चुका था. तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है स्क्रीनिंग का? सर स्क्रीनिंग में लेट्स से 300 पीपल रिपोर्ट, सो ओनली 10% गेट थ्रू दैट प्रोसेस. तो लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग अनसर्टन है, ये है प्रोसेस वैसा है. बट सर देयर आर 3 टास्क इन विच यू कैन प्रूव योरसेल्फ. OIR है, स्टोरी अच्छी लिख दो, नरेशन तो आपके हाथ में, 3 टास्क तो आपके हाथ में ही है. 4th इन ग्रुप डिस्कशन यू कैन से कि भाई बाकी लोग थे, फिश मार्केट बना रहे थे, बाकी 3 टास्क तो आपके हाथ में. डू वेल इन दैट. और GD में इतना स्पेस मिल जाता है सर कि आप 1-2 पॉइंट अच्छे ऑब्जर्वेटरी रख सकते हो. तो वो चीज़ मुझे 2 बार स्क्रीन आउट होने के बाद समझ आई सर. तो फिर जब आप 2 बार स्क्रीन आउट हुए और उसके बाद कमिंग टू द SSB जिसमें आप रिकमेंड हुए. यस सर. तो आपने स्क्रीनिंग में क्या चेंजेस लाए खुद में? सर आई जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई सेल्फ.
अच्छा। मैं जब घर पे कोई स्टोरी लिखता था तो आई यूज टू कीप मोबाइल फोन इन फ्रंट ऑफ मी, नॉट द फ्रंट कैमरा और द मिरर, बिकॉज सर आप बोल भी एक साथ नहीं सकते हो और अपने आप को इवेल्युएट भी एक साथ नहीं कर सकते हो। ओके। तो मैं बैक कैमरा रखता था सर, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करता था नरेशन करते हुए कि सो फ्रॉम देयर फर्स्ट आई जस्ट लुक एट माई बॉडी लैंग्वेज, की मेरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज क्या है, हाथ पैर कैसे हिल रहे हैं, फिर शोल्डर पोजीशन क्या है और हेड पोजीशन क्या है, चेस्ट पोजीशन क्या है, वो देखता था मैं। उसके बाद बेसिकली आप अपने पोस्चर पे ध्यान Body रखते थे posture कि पे मेरा ध्यान पोस्चर सही है कि नहीं जब Yes, मैं sir. स्टोरी नरेट कर रहा हूँ। यस सर, और फिर सर सेकंड टाइम में मैं देखता था कितना फ्लुएंटली बोल रहा हूँ मैं, तो उस चीज़ पे ध्यान दिया सर मैंने। और सर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है नरेशन के टाइम पे, क्योंकि उससे पहले मेरा नरेशन थोड़ा स्टक हो जाता था बीच में। हाँ हाँ। तो जिस टाइम में स्क्रीनिंग हुआ और रिकमेंड भी हुआ NSB विशाखापट्टनम से, उससे पहले सर मैं जैसे ही मैंने स्टोरी लिखी तो आफ्टर दैट यू गेट सम टाइम कि आप OIR हॉल से नरेशन और ग्रुप डिस्कशन हॉल की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे एसेसर्स बैठे हुए, साइकोलॉजी, GT और इंटरव्यू ऑफिसर। हाँ। तो सर तब मैं अपनी स्टोरी थोड़ी रिकॉल कर लेता था 2-3 बार माइंड में। अच्छा। हाँ, तो अब ये होता था कि व्हेन आई वाज सिटिंग विद माय ग्रुप तो मैं उनकी स्टोरी सुन रहा होता था। नहीं तो उससे पहले ये था कि मेरी टर्न आने वाली है, मुझे रिकॉल करना है, मुझे रिकॉल करना है, मुझे रिकॉल करना है, तब ये होता था। लेकिन अब मैंने क्या किया कि हॉल में जाने से पहले 2-3 बार अपनी स्टोरी बाहर रिकॉल कर ली। हाँ, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं फ्लुएंटली नरेशन दे दूंगा। तब मैं बैठ के फिर बाकियों की स्टोरी सुनता था, तो बाकियों की स्टोरी सुन के आई गेट सम गुड पॉइंट्स, तो GD में वो पॉइंट भी बोल देता था सर। पर आपने दूसरों की स्टोरी सुन ली, मुझे बताओ जो फिश मार्केट क्रिएट हो जाता है यस सर, जब सबको पहुंच के मिलके कॉमन स्टोरी पे आना है, यस सर। तो उस टाइम पे हाउ डिड यू मेक श्योर कि पीपल आर लिसनिंग टू योर स्टोरी एंड पीपल आर अलाइंड, और डिड यू गेट अलाइंड टू अदर पीपल स्टोरीज? यस सर, सर रिपीटर के केस में तो बहुत ज़्यादा होता है स्क्रीनिंग में कि फिश मार्केट बनेगा ही बनेगा। हाँ। सो इन दैट केस सर आप थोड़ा स्पेस फाइंड करके एक ऑब्जर्वेटरी पॉइंट दो। Gentlemen, from the background, as you can clearly see that there was a tractor and a farm situation. So let's make a story revolving around farming. ओके। ये थोड़ा ऑब्जर्वेटिव पॉइंट हो गया एंड एवरीवन विल जस्ट एग्री ऑन दिस। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है सर जिस पे लोग एग्री नहीं करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर और दूसरों को सुनो। उसके बाद ओके जेंटलमैन, टिल नाउ वी ऑल कैन कंक्लूड दैट दिस वाज द कैरेक्टर, दिस वाज द थीम, नाउ लेट्स मूविंग अहेड विद द एक्शंस ऑफ द पार्ट। तो आप ग्रुप को एक डायरेक्शन दे रहे हो सर। पता है कभी भी GD के अंदर अगर आपके अंदर अल्टीमेट गोल ये है ना कि मुझे मेरा ग्रुप चाहिए कि सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट टेक दिस ग्रुप टुगेदर। बट बेसिकली दैट इज द टास्क ऑफ द लीडर। एग्जैक्टली, आपको फौज क्या चेक कर रही है? Yes, आपकी sir. लीडरशिप क्वालिटीज चेक sir, कर रही yes, है। sir. तो जब आप बेसिकली स्क्रीनिंग में भी बैठे हो तो मेक श्योर करो कि आप ग्रुप को एक डायरेक्शन में ले जा रहे यस हो। सर, योर व्यूज माइट बी डिफरेंट, पर आपको एक कॉमन व्यू पर आना है, और उसके लिए जो 30 लोग वहाँ बैठे हैं, जो 20 लोग वहाँ बैठे हैं जिनसे आप डिस्कशन कर रहे हो, उनको एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, आई थिंक इट इज़ गुड इनफ कि आपको वो स्क्रीन इन कर लेते हैं। यस सर, यस सर। सर उससे पहले आपको 3 चीज मिल रहे हैं। जस्ट वर्क ऑन योर OIR, लॉजिकल मैथ से क्वेश्चंस आते हैं, वर्क ऑन दैट। बिल्कुल। स्टोरी प्रॉपर लिखो, ऑब्जर्व एवरीथिंग इन दैट 30 सेकेंड। उसके बाद स्टोरी प्रॉपर लिखी आपने, नरेशन आपका फ्लुएंट था, GD में जस्ट गिव 1 2 3 ऑब्जर्वेटरी पॉइंट, यू आर गुड टू गो सर। ओके। तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप SSB रिकमेंड हुए यस सर, एंड देन यू जॉइंट इंडियन नेवल इंडियन अकेडमी। नेवल अकेडमी सर। ओके, सो क्या लगा? पहला दिन कैसा था? हाउ डिड इट हैपन जब आप इंडियन नेवल अकेडमी में पहुंचे? यस सर। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर इंडियन नेवल अकेडमी पहुंचने के बाद सर वी आर कोविड बैच, अच्छा। तो सर क्वारंटीन में रखा गया था हमें ओके। 7 दिन के लिए अलग से। मतलब सर डायरेक्टली हमें स्क्वाड्रन में नहीं भेजा गया था, तो हमें बाहर उसमें रखा था सर, क्वारंटीन में रखा था। तो वेयर वी वाज स्पेंडिंग टाइम 6-7 डेज। तो वहाँ पे सबसे इंटरेक्ट किया जो बाकी कोर्समेट आए थे, बिकॉज एवरीबडी वाज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। कोई दिल्ली से था, कोई केरला, कोई कर्नाटका। हाँ। तो सब एक साथ मिले सर वहाँ पे, तब समझ आया। और सर उससे पहले ऐसा था कि आप जब सिविलियन वर्ल्ड में रहोगे तो आपको लगेगा कि आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज वहाँ जाओगे तो देखोगे सबके ही अच्छे हैं। सही बात है सर, सबके अच्छे हैं। हाँ। और सर बाहर वालों के लिए और अंदर जाके रियलाइज हुआ कि फिटनेस की डेफिनेशन बहुत अलग है। बाहर वालों को लगता है इफ यू आर हैविंग बिग बिग मसल ओवर योर बॉडी तो आप फिट हो, वो फिटनेस है ही नहीं सर। रियल फिटनेस ये है, आप जो भी कर रहे हो आपका काम करने में मन लग रहा है, आप इफेक्टिवली काम कर पा रहे हो, आपकी स्लीप क्वालिटी, स्किन क्वालिटी अच्छी है, तो आप फिट हो। बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल और फिजिकल फिटनेस दोनों चाहिए। यस सर। सर जैसे कि OLQ स्टेमिना, इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल स्टेमिना, आपका मेंटल स्टेमिना भी कितना है सर, वो भी डिफाइन हो जाता है उस चीज़ के अंदर। तो फिर जैसे जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, यस सर। तो बेसिक शेड्यूल क्या रहता है नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग का? सर सबसे पहले से एक इंसिडेंट बताऊंगा कि जब आफ्टर क्वारंटीन आई गॉट चीता स्क्वाड्रन सर। ओके। तो मुझे चीता स्क्वाड्रन मिली थी सर। मैं जैसे ही स्क्वाड्रन में पहुंचा तो मुझे ऐसा था कि मैं बहुत फ्लेक्स करता था अपने फिटनेस को कि आई कैन डू 20 पुलअप्स, 25 पुलअप, 30 पुलअप्स, ठीक है। तो सर मुझे आज भी याद है कि मैं जैसे ही पहुंचा तो सीनियर्स वर देयर, तो उन्होंने बोला कि ओ वो यू डू सो मेनी पुलअप्स, इतने पुलअप कर लेते हो, ग्रेट ग्रेट।
सर उस दिन मैंने पूरे दिन पुलअप्स मारे हैं, हाँ, दिन वो भर दिन भर पुलअप मारे हैं, वो दिन है और आज का दिन है सर। मैंने उस पॉइंट से क्वालिटी सीखी है कि भाई बहुत ज्यादा फ्लेक्स नहीं करनी फ्लेक्स करना छोड़ दिया। फ्लेक्स करना छोड़ दिया सर। उधर सीनियर्स ने बोला होगा इधर ही लटके रहो, ये पुलअप आ रहा है, दिन भर यहीं रहो। सर अब बाहर क्या था कि आई वॉज गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप, लेकिन वहां जाने के बाद आपका रूटीन इतना हार्ड होता है, स्लीप सर अकेडमीज में स्टार्टिंग में था फर्स्ट टर्मर सर कितनी मिलती है, रिकवरी कितनी होती है, और साथ में डाइट आपको खाने नहीं देते बिकॉज वेट लूज करना, बिकॉज दे वांट टू टाइम इज ऑलवेज टाइम सर, टाइम की है। तो सर अब वो चीज़ मैं वहाँ कर रहा था तो बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, बिकॉज मेंटली ऐसा हो गया था कि सर की मतलब रिकवरी नहीं हो रही, स्लीप नहीं हो रही है, और स्लीप डिप्राइव आप ऑलरेडी हो, और आफ्टर दैट यू आर डूइंग 25 पुलअप, और मेरे से रोज पुलअप मरवाते थे। तब मुझे समझ आया कि भाई ये नहीं करना है, डूइंग गुड इज परफेक्ट, पर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट होकर ये चीज़ें नहीं करनी है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। जो प्रोसेस होगी ऑफिशियल प्रोसेस, उसमें एक्सेल करो, उसमें आप दिख जाओगे। अच्छा बेसिकली ट्रेनिंग का एक ही फंडा है कि बी विद द ग्रुप, बी विद द ग्रुप सर। डोंट ट्राई टू स्टैंड आउट। यस सर। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हम सब अपने ग्रुप, अपने स्कॉन, अपनी कंपनीज के लिए स्टैंड करते हैं, और एक अकेला आगे चला भी जाए, यस सर। पर जब तक पूरा कंपनी क्लोज नहीं करेगा तब तक रेस कभी खत्म Yes, sir, नहीं yes, होगी। sir. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग आई थिंक जो मुझे भी मिली, कि जो वीकेस्ट लिंक है ना वही आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट है सर। जितना जल्दी आखिरी बंदा क्लोज करेगा उतना Yes, जल्दी sir. कंपनी क्लोज करेगी। तो फिर उसके बाद अजय मेडिकल रीजन से यू हैव टू कम आउट ऑफ आईएनए, आप आईएनए से आए, एंड देन Yes, sir. फिर आपको कैसे थॉट आया कि लेकिन अभी तो नहीं, अब तो मैं अभी भी आईएमए में जाऊंगा, मेरे को तो फौज में ही जाना है। सर अकेडमी के टाइम पे सर मेरे को थोड़ा बैक में इशू हो गया था, और उसके साथ साथ सर मेरा दिन फ्रॉम डे वन इट वाज विद आईएमए कि मुझे आर्मी में ही जाना है, फौज में। और सर आई जस्ट रिमेंबर आफ्टर 1 मंथ मैगजीन आती थी सर, हम लाइब्रेरी में जाते थे, सो देयर इन दैट मैगजीन वो आईएमए की फोटो दिखी सर वापस से, बिकॉज बचपन से सर मतलब जब से फौज के बारे में पता लगा था, अच्छा ये आईएमए का पता था, 1600 मीटर का पता था, आईएमए आर्मी 1600 मीटर। तो सर वो रियलाइजेशन हुई कि नहीं, आईएमए फौज 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 लाइफ एक बार मिलती है, तो फौज आर्मी चाहिए, आईएमए चाहिए। और सर उसके साथ साथ मेरे को थोड़ा बैक में इशू रहने लग गया था। तो बैक वाला इशू तो सर आपको आर्मी नेवल एकेडमी, कोई भी एकेडमी बहुत टाइम देता है, तो मेन वो सर मेरा मेडिकल नहीं था कि प्रॉपर, वो तो सर हील हो जाता टाइम के साथ, पर मेरा सर एक डीप इनसाइड वो भी था कि मुझे आईएमए जाना है। अच्छा, तो बेसिकली आपको ये था कि मेरे को जाना आर्मी में, तो देन यू डिसाइडेड टू स्विच द एकेडमी एट दैट यस पॉइंट ऑफ टाइम। सर, यस सर। तो सर मैं बाहर आ गया इंडियन नेवल एकेडमी से। आफ्टर दैट सर मैंने थोड़ा प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह लिया बैक का, और सर उसके बाद फिर आई जस्ट वेंट फॉर टीजीसी एंट्री। सर उसके बीच में मैंने आई वाज गोइंग फॉर दिस टीजीसी एंट्री, तो मैंने कैट दिया सर, मैंने कैट एग्जामिनेशन दिया। आपने, अच्छा तो सर मेरा वो भी क्लियर था, मेरे आईएम्स कन्वर्टेड थे सर। अच्छा, आपको आईएम का कॉल आ गया? आईएम, यस सर, आईएम का कॉल आया था सर मेरे को, और मुझे नहीं, नहीं ज्वाइन करा? नहीं सर, आईएम उदयपुर का, आईएम अमृतसर वगैरह का मैंने कॉल भी दिया था, और सर लेटर भी है। तो उसके बाद सर मैं दिल वही था सर, आईएम में जाना है, आईएम में जाना है। हाँ। तो सर टीजीसी 137 का मैंने फॉर्म भरा, ये मार्क्स अच्छे थे इंजीनियरिंग में सर कि जाना तो फौज में जाना, और दैट टू फ्रॉम आईएमए। हाँ। तो टीजीसी एंट्री दी सर। उसके बाद मेरा आईएम की ज्वाइनिंग से पहले मेरा टीजीसी का कॉल आ गया कि आपका इंटरव्यू है। तो मेरा इंटरव्यू था एसएसबी भोपाल में। ओके। सर एसएसबी भोपाल से पहले भी मैं एक एसएसबी बैंगलोर गया हूँ अकेडमी आने के बाद। ओके। ठीक है सर, एसएसबी बैंगलोर वो था एसएससी टेक के लिए। तो ये था कम से कम आईएमए नहीं मिल रहा, फौज तो मिल रही है, फौज मतलब आर्मी, तो ओटीए ज्वाइन कर लो। तो आर्मी ज्वाइन कर लूंगा, ओटी के बाद फिर वहां से आईएमए के लिए और दे दूंगा, बिकॉज टीजीसी है तो एसएसबी तो देना चाहिए। सर वहां जाने के बाद मैं अकेडमी से आने के बाद कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया? कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था सर मैं, मतलब बीइंग रिकमेंडेड, हैविंग बीन ट्रेन्ड इन आईएमए, उसके बाद आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए? यस सर। तो सर तो झटका लगा हुआ है सर, झटका बहुत ज्यादा लगा सर। लोगों को ये लगता है कि अगर आप एक बार रिकमेंड हो गए तो अगेन आई टेल यू दैट देयर मे बी चांसेस कि आपकी पर्सनैलिटी पूरी ऑफिसर लाइक हो, पर अगर आप उन 5 दिन में परफॉर्म नहीं कर पाए ना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिकमेंडेशन, बिकॉज द पर्सन हु आर सिटिंग देयर, दे आर ऑफिसर, दे कैन नॉट स्कैन यू एंड डायरेक्टली टेल यू या दिस डिजर्व टू बिकम एन ऑफिसर, दिस डोंट डिजर्व टू बिकम एन ऑफिसर। इट टोटली डिपेंड अपॉन योर 5-day परफॉर्मेंस। और ये भी है कि देयर आर मेनी केसेस, देयर आर मेनी बिग बिग एक्टर्स, साइंटिस्ट जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर चुके हैं और उनका एसएसबी कभी ना कभी कहीं ना कहीं रिकमेंड नहीं हुआ। सो एसएसबी, सिर्फ एसएसबी क्वालिफाई करना आपकी पर्सनालिटी को या आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं कर देगा। इट इज़ जस्ट वो देखा जाता है कि इन 5 दिन में आप अपना बेस्ट शो कर पाए हो, आर यू रेडी टू गो इनटू द एकेडमी और नॉट, सिर्फ उतना ही एसएसबी आपके लिए चेक करता है। सर वो यस यही चेक करता है कि आप ट्रेनेबल हो कि नहीं फौज के लिए। तो फिर आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया आईएनए से आने के बाद? यस सर, आईएनए फिर से। उसके बाद आपने दोबारा एसएसबी दिया? सर मैं वापस एसएसबी गया, दिस टाइम टीजीसी के लिए, परमानेंट कमीशन आईएमए के लिए सर। ओके। और सर इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंट था सर, क्योंकि मेरा कैट क्लियर था, आईएम्स के कॉल थे मेरे पास, और एक कन्वर्ट भी हो गया था।
तो सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ठीक है भाई, बढ़िया है, चल रहा है, तो इस बार तो हो ही जाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी इन माई लाइफ आई एम डूइंग गुड। तो मैं गया सर, आई एम इंडियन मिलिट्री अकेडमी, प्रॉपर वही स्क्रीनिंग स्ट्रेटेजी यूज़ की, आई गॉट स्क्रीनिंग। और इस बार बहुत अलग एसएसबी था सर मेरा, जो टीजीसी वाला था, जिसमें मैं रिकमेंड हुआ इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए, एंड आफ्टर दैट आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 3 ऑल्सो। तो ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था सर इसका। अपने एसएसबी के एक्सपीरियंस में अभी हमने पहले बात करी स्क्रीनिंग के बारे में, यस सर, थोड़ा सा हम बात करते हैं जीटीओ के बारे में। यस सर, ठीक है, जब हाउ इम्पोर्टेंट आर द जीटीओ टास्क, यस। और जीटीओ में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे टास्क होते हैं, तो उसमें क्या ज़रूरी है, बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप और बी द लीडर ऑफ द ग्रुप। तो अपने जीटीओ एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। सर जीटीओ लोगों को ये लगता है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, ग्रुप से अलग करना पड़ेगा, तभी दिखोगे। नहीं भाई, हु इज़ देयर जो आपको जज कर रहा है, इज ट्रेन इन दैट वे कि वो 10-15 की भीड़ में एक किस बंदे ने क्या, किस चेस्ट नंबर ने क्या पॉइंट बोला है, वो आपको वो बता देगा। जीटीओ ऑफिसर आर लाइक दैट सर। मतलब आपको अपने आप को अलग से दिखाने की जरूरत अलग नहीं है से नहीं जीटीओ दिखाना में, सर, यस सर। और शायद आप अपने आप को अलग से दिखाने की कोशिश में पीछे रह जाते हो। पीछे रह जाते हो सर। आप बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि लेट्स से इन पीजीटी जो ग्राउंड ऑब्स्टिकल टास्क होते हैं, तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन दे देते हैं। उनको लगता है जीटीओ ऑफिसर ने सुना नहीं है, तो वापस बोल देते हैं, फिर जीटीओ को देख के बोल देते हैं। भाई उस बंदे की ट्रेनिंग ऐसी हुई है, वो कोई बता सकता है कि किस चेस्ट नंबर ने क्या पॉइंट दिया, क्या सॉल्यूशन दिया मुझे है। सुन लिया एंड ही हैज नोटेड डाउन व्हाट ही वांटेड टू नोट डाउन। बिल्कुल सर, आपका एज अ सोल एम गोल ये रहना चाहिए कि मुझे मेरे ग्रुप को हेल्प करना है आगे जाने में। आई एम पार्ट ऑफ द ग्रुप, मुझे ग्रुप को साथ में लेके चलना है। बिल्कुल। तो जीटीओ के बाद फिर फाइनल स्टेजेस में होता है इंटरव्यू। यस तो बताओ अपने ये टीजीसी वाले जो आपने एंट्री में आप रिकमेंड हो, उसमें कुछ अपने ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बहुत इंटरेस्टिंग रहे हो। सर, लोगों को लगता है कि अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में आंसर नहीं दे पाए किसी चीज़ का, तो आप रिकमेंड नहीं होंगे। सर दिस टाइम माई इंटरव्यू वेंट फॉर 1 hour 45 minutes। अच्छा ये सर बहुत लंबा इंटरव्यू चला था, एंड देवर 2 इंटरव्यू ऑफिसर। अच्छा। मेरे 2 इंटरव्यू ऑफिसर थे सर। बहुत सारे लोग ठीक है सर, उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं दे पाए तो नहीं रिकमेंड होंगे। ये डिपेंड नहीं करता सर, आप आंसर नहीं दे पाए, लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या था। अगर आपका क्वेश्चन पर्सनल लाइफ के ऊपर है, अगर आप वो आंसर नहीं दे पाए, यू विल बिकम नर्वस, तो आप अपना खुद ही डिग्रेड कर लोगे इंटरव्यू की, बिकॉज वी आर नॉट गॉड। बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे ही आपके क्वेश्चंस निकलवा रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है, जो आपने फॉर्म भरा हुआ है वो वहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट करा है, उसके बाद जो आप बोल रहे हो उन्हीं से उनके आगे के क्वेश्चंस sir. बन रहे हैं। Yes. जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो उससे उनके क्वेश्चंस बन रहे हैं। यस सर, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने बोला कि आई एम वेरी रिलीजियस। यस ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि सिख धर्म के 10 गुरुओं के नाम बताओ। यस ठीक है, मुझे पता थे, मैंने बता दिए, बट जो सामने बैठा था उसे नहीं पता थे। यस बट ही वॉज काउंटिंग, वो काउंट कर रहे थे मैंने पूरे 10 नाम बताए कि नहीं। और जब मैंने 10 गुरुओं के नाम खत्म हुए, देन ही वाज लाइक ओके, ही माइट नॉट बी नोइंग, पर उसे तो वो चेक कर रहा है कि तुम सही बता रहे हो या नहीं बता रहे। एग्जैक्टली सर। सर ऐसा होता है कि मेरी कोई पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा, आई बी एबल टू आंसर। पर सर अगर कोई करंट अफेयर पूछा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं बोलने में, आप खुद नर्वस मत हो। लेकिन अगर मैंने पीआई की फॉर्म में लिख रखा है मेरी हॉबीज और इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिक्स, एंड नाउ इफ इज आस्किंग सम इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज पूछ रहे, तो मुझे पता होना चाहिए, बिकॉज आई एम डिफाइनिंग माई सेल्फ इन पीआई की फॉर्म। मैं आपको अगेन, मुझसे पहला सवाल इंटरव्यू का अब क्या पूछा गया था? यस यू बिलोंग टू इंदौर, इंदौर का नाम इंदौर कैसे पड़ा? मुझे नहीं पता था। माई फर्स्ट क्वेश्चन आई सेड आई डोंट नो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि आप कुछ गलत बताओगे एंड इट इज ही माइट बी नोइंग द करेक्ट आंसर। तो मैं सर मुझे नहीं पता है कैसे पढ़ा। ठीक है, तो आप बोलो आई डोंट नो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट डोंट ट्राई टू ब्लफ। एग्जैक्टली सर। सर जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट ही इज करंटली इन पैरा, तो सर नॉट कोट द नेम, तो सर बहुत स्मार्टली वे में प्रॉपरली मैंने प्रिपेयर करवाया था कि टेक योर पीआई की फॉर्म। आपने जो एक वर्ड लिखा है ना, यू शुड नो इन एंड आउट अबाउट दैट। बिल्कुल। अगर आपको खुद की फादर की स्ट्रेंथ नहीं पता, वीकनेस नहीं पता, आपको क्या पता है? यू कैन नॉट वर्क ऑन दैम, इट इज़ सेम फॉर यू। मुझे खुद की वीकनेस नहीं पता सर, मैं क्या काम करूँ अपनी वीकनेस पे? तो सर मेरा एक स्टूडेंट था पिछले बैच में, नाउ इज इन पैरा, तो उसके अंदर सर उससे पूछा कि यू आर कमिंग फ्रॉम इंदौर, तो आपको महू के बारे में पता होगा। तो उसने बहुत स्मार्टली खेला कि यस मैं एक निगाह में गया था, निगाह मैरिज में। ओ निगाह, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट वर्ड, बिकॉज यू आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड यू आर जस्ट नेमिंग सम डिफरेंट रिलीजन। हाँ। तो उसके बारे में फिर उस बंदे को बहुत नॉलेज था, तो उसने प्रॉपरली पूरा इंटरव्यू अपना 20-25 मिनट अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे चलाया। ही बेसिकली चैनलाइज द इंटरव्यू, वो वहाँ Yes, ले sir. गया इंटरव्यूअर को Yes, जहाँ sir. वो जाना चाहता था। यस सर, यस सर। सो
दैट इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर. यू शुड नो इन एंड आउट कि आपने अपने फॉर्म में क्या लिखा है. लोग हॉबी लिख देते हैं बुक रीडिंग, यस सर, ठीक है, और 10 ऑथर्स के नाम उन्हें पता नहीं होते. यस सर, यस ठीक है. नाउ दीज काइंड ऑफ थिंग्स बैकफायर. यस सर, तो इसी पे हम आगे आएंगे कि एसएसबी, क्योंकि आप एसएसबी मेंटरशिप भी देते हैं, यस सर. तो उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे. तो जब आपका ये आईएमए में यू गॉट रिकमेंडेड फॉर दिस आईएमए वाला एंट्री, सो जब आप आईएमए पहुंचे तो सबसे पहले तो क्या डिफरेंस लगा कि आईएनए कैसा था और फिर आईएमए कैसा है? पहले तो एकेडमीज का डिफरेंस बताओ. सर एकेडमी में सर एक तो हायरार्की का बहुत डिफरेंस है सर. हाँ. इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, क्योंकि इंडियन नेवल एकेडमी में आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं, बिकॉज एक डायरेक्ट एंट्री जो एनडीए वाली होती है, एनए वाली, तो दे आर फर्स्ट टर्मर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 7 टर्मर तक. आफ्टर दैट यू बिकम मिडशिपमैन. तो इतने सारे आपके सीनियर हायरार्की है और आप एज अ फर्स्ट टर्मर जा रहे हो. हाँ. ठीक है सर, तो हायरार्की बहुत ज़्यादा, सीनियर्स बहुत ज़्यादा है. लेकिन इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपके 2 सीनियर है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. और सर जो सेकंड टर्म में आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम एनडीए, एसी से एंट्री. तो सर ऑलरेडी उनका एकेडमी लाइफ हो चुका है, मतलब दे विल नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे. ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो ऑफिशियल ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे. दे विल जस्ट लिव इन देयर कैबिन. हाँ. अपना बढ़िया तुम करो भाई, कुछ हाँ. फॉल्टर मत करो, कहीं फटना मत, बाकी बाकी ठीक है. प्रॉब्लम नहीं है. तो ऑफिशियल सर ऐसा है कि इंडियन नेवल एकेडमी के थोड़े ऑफिशियल स्टैंडर्ड अलग है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ऑफिशियल स्टैंडर्ड अलग है. मेरे को अनऑफिशियली सर थोड़ा ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी का थोड़ा ज्यादा मेंटली लगा, कि आपको मेंटली बहुत ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है इंडियन नेवल एकेडमी में, बिकॉज जो द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, बिकॉज यू विल फेसिंग मैनी थिंग, इतने सारे सीनियर्स हैं. जस्ट आप एक जगह से एक सीनियर से मिलके आ रहे हो, फिर दूसरे रिपोर्ट करके, फिर रास्ते में थर्ड मिल गया, फोर्थ टर्मर, फिफ्थ टर्मर. लेकिन इंडियन So it is I think similar to NDA, क्योंकि एनडीए में भी जब आप जाते हो तो Yes, you have to yes, deal with सेकंड टर्मर, थर्ड टर्मर, फोर्थ टर्मर, फिफ्थ टर्मर, सिक्स टर्मर, तो वो सब आपको मिलते हैं. यस सर, तो उस टाइप की आपको हायरार्की इंडियन नेवल एकेडमी में देखने को मिली. यस सर. और जब आपने दोनों ये एकेडमी से ट्रेनिंग ली, तो ऐसी क्या चीज़ आपको लगती है जो मिलिट्री एकेडमीज सिखाती हैं? अगर ऐसी बहुत चीज़ें, अगर मैं Yes, sir. एक चीज़ जानना चाहूँ कि जो हमें ट्रेनिंग एकेडमी सिखाती हैं जो हम बाहर सिविलियन वर्ल्ड में कहीं नहीं सीख सकते. सर आई टेल अबाउट द प्रिविलेजेस, बाहर जिसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, थैंकफुलनेस बोलते हैं. हाँ. सर इंडियन नेवल एकेडमी में फर्स्ट टर्मर अलाउड नहीं है वॉशिंग मशीन यूज़ करना. उससे पहले सर ऐसा लगता था ठीक है वॉशिंग मशीन बहुत बेसिक चीज़ है, हाँ. इट इज़ अवेलेबल टू एवरीबडी. क्या है उसकी इंपॉर्टेंस, क्या है, धोए कपड़े डाले, कपड़े धुल गए. इंडियन नेवल एकेडमी में लॉन्ड्री है, सब कुछ है सर, पर आपके स्कॉन में रखा रहता है फर्स्ट टर्मर आर नॉट अलाउड टू यूज. बेसिकली वो छोटी छोटी चीज़ें डेली लाइफ की जो हमें लगता है कि ये तो इतना इजीली अवेलेबल है, यस सर. पर वो भी आपको यू हैव टू अर्न दैट. सर उसके बाद फर्स्ट टर्म में जब एग्जामिनेशन निकालोगे फिजिकल, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू यूज दैट. तो लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ कमाया है, तो यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट थिंग. बिल्कुल. वो ग्रेटिट्यूड और जो थैंकफुलनेस वाली फीलिंग है ना सर, हाँ. वो रहेगी आपके साथ यू हैव टू लाइफ अर्न एवरीथिंग. have to एकेडमी earn में देयर इज everything, sir. नथिंग फॉर फ्री. फ्री सर. ठीक है. अगर बाहर भी निकलना है तो पहले टेस्ट पास करो. टेस्ट पास करो, अगर घर जाना है तो पहले स्विमिंग वगैरह सब पास करो, पास करो. तब आप जाके निकल सकते हो एकेडमी से बाहर. Yes, नहीं sir. तो बस यही एकेडमी, यही आपकी दुनिया है. ये सो यू हैव टू अर्न एवरीथिंग. तो ये चीज़ तो है जो Yes, बाहर लोग को रियलाइज नहीं होता. लोग सोचते हैं मैंने फ़ोन पे बात कर लिया. अब हमारे टाइम पे 2010 इट वाज अ प्रिविलेज यार कि घर पे बात करने को मिल गया. एसटीडी की लाइन लगती थी तब भी. मोबाइल्स वर नॉट अलाउड. नाउ तो आई थिंक मोबाइल्स आर अलाउड इन द एकेडमीज, बट देन यू हैव टू अर्न एवरीथिंग. यस सर. तो उसके बाद जब आपने देन यू डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ आईएमए, यस सर. और देन आपने डिसाइड किया कि यू विल हैव अ ट्रांजिशन और आप लोगों को ट्रेन करेंगे एसएसबी में. यस सर. पर इसके बीच की कहानी में जानना चाहता हूँ. आप एकेडमी छोड़ के आए आईएमए, यस सर. सो वाज़न्ट देयर अ सोसाइटल प्रेशर कि यार तू क्यों छोड़ के आ गया? या घर वालों ने कभी नहीं बोला कि यार तू तो बोल रहा था फौज में जाना है, फौज में जाना है, फिर वहाँ से एकेडमी से छोड़ के आ गया? यस सर. सर मैं सर एकेडमी में जब था तो पहले लोगों को यही लगता था एकेडमी से वही लोग छोड़ते हैं जो फिजिकली बहुत वीक होते हैं. हाँ. सर मेरे फिजिकल टेस्ट पहली बार में क्लियर थे सर, बिकॉज सर इंडियन नेवल एकेडमी से आया था. उससे पहले हरियाणा से सर बचपन से 1600 मीटर की तैयारी करी, तो फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छे थे सर. हाँ. तो फिजिकल टेस्ट वगैरह सब क्लियर हो गए सर. तो सर आई स्पेंड अराउंड 6 मंथ इन एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी. तब तक तो सर ऐसा था कि नेक्स्ट 10-15 डेज में आई वाज जस्ट गोइंग टू बिकम थर्ड टर्मर. बिल्कुल. तो सर एकेडमी का तो इतना वो प्रॉब्लम था भी नहीं. हाँ. सर आफ्टर स्पेंडिंग लाइफ देयर देन आई रियलाइज कि भाई मैं कॉलेज टाइम से मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था सर. मैं कॉलेज में पढ़ाता भी था बच्चों को. तो मुझे ये था कि बट मेरी जो हैबिट है, जो टीचिंग की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है कि मैं लोगों को बहुत इजीली सिखा सकता हूँ चीज़ें. बिकॉज कॉलेज में भी मैं M1 M2 M3 बहुत लोगों को हेल्प करता था कि भाई ये पढ़ लो ये टॉपिक. तो मेरे फ्लैट पे बहुत लोग आते थे, फ्रेंड्स वगैरह आते थे कि ठीक है भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है,
तो आई यूज टू जस्ट हेल्प देम कि भाई ये पर्टिकुलर ऐसे ऐसे करके टीचिंग वाज योर पैशन ड्यूरिंग Yes, कॉलेज sir. डेज। तो सर फौज में गया तो मुझे ऐसा था कि फौज में ठीक है, फौज में मैंने पेरेंट्स को फ़ोन करा कि ठीक है लाइक दिस एंड आई जस्ट वांट टू नाउ, मेरे को ऐसा टीचिंग का करियर करना है आगे कंटिन्यू, जो मैं सोचा था कॉलेज वगैरह में। तो फैमिली ने बोला कि नहीं, तो बचपन से, बिकॉज हरियाणा से अगर आप बोलोगे कि फौज छोड़नी है तो फिर वो क्या क्या फौज छोड़नी है, फौज बोले घर छोड़ दे तू। घर छोड़ दे, फैमिली वगैरह बोला, मॉम डैड फादर मदर सबने ही बोला कि नहीं। बाकी दादी वगैरह ने बोला कि तेरा दादा भी फौज में था, तो सबने ये बोला कि भाई फौज में है तो क्या मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आगे बाद में कर लेना। बट सर फिर मैंने कन्विंस करा, उनको बताया प्रॉपर प्लान वगैरह, तो दे सेड ओके विल जस्ट गोइंग टू रिस्पेक्ट योर डिसीजन। तो सर फैमिली सपोर्ट तो था ही, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ऐसे टाइम पे अगर फैमिली साथ नहीं होगी तो फिर कैसे आओगे सर। बिल्कुल। तो सर फिर बाद में सर आया अकेडमी में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी ऑफिसर्स ने भी बोला कि भाई इतना अच्छा फिजिकल फिटनेस है, सब कुछ है, क्यों छोड़ बढ़िया, डूइंग गुड। तो सर फिर बताया प्रॉपर रीजनिंग वगैरह दी कि ऐसे ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर और ये सब परसीव करना चाहता हूँ। फ्रॉम देयर सर आई केम बैक। ओके। उसके बाद सर फिर सो उसके बाद देन यू डिसाइडेड टू गेट इनटू एसएसबी ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप। यस सर। तो अब बात करते हैं एसएसबी ट्रेनिंग की, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के स्टूडेंट्स जाने कि यू डू नॉट कि आप कहीं से भी जाके कुछ भी सीख लो और आप सोचो कि मैं आगे एक अच्छा ऑफिसर बन जाऊंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यस तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एसएसबी टेस्टिंग? एसएसबी क्या चेक कर रहा है, क्या इंटेलिजेंस चेक कर रहा है? अगर ऐसा होता तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो एसएसबी क्लियर नहीं कर पाए वो कर लेते। यस सर। क्या वो फिजिकल फिटनेस चेक कर रहा है? ऐसा भी नहीं है। तो व्हाट इज एक्चुअली एसएसबी ट्राइंग टू टेस्ट? सर जस्ट कमिंग टू दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर कि एसएसबी टेस्ट क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग लाइक अमिताभ बच्चन दे वर नॉट एबल टू मेक थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ एसएसबी। सर एसएसबी ये टेस्ट कर रहा है कि आप फौज के लिए कैपेबल हो कि नहीं हो। वो एसएसबी ये डिफाइन नहीं कर रहा कि आप लाइफ में अच्छा करोगे कि नहीं करोगे। कितने एग्जाम्पल है सर एसएसबी नहीं हुआ इन लाइफ दे आर डूइंग गुड। तो सर एसएसबी सिर्फ ये चेक करता है कि इसके अंदर वो ट्रेनेबिलिटी फैक्टर है कि नहीं, कि इसको हम ट्रेन करके फौज के अंदर प्रॉपरली अडप्ट करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। दे आर चेकिंग दैट। होता क्या है सर कि इफ़ यू आर गोइंग आफ्टर 12th क्लास, आप एनडीए के लिए जा रहे हो, आपका ट्रेनेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपकी एज कम है, आपको आउटसाइड वर्ल्ड का इतना एक्सपोजर मिला नहीं है, तो आपको चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन एंट्री से जा रहे हो तो आपका ट्रेनेबिलिटी फैक्टर कम हो जाता है, सो देयर एक्सपेक्टेशन इंक्रीजेस फ्रॉम योर एंड। तो एक बेसिक चीज़ है सर, स्टेमिना कैसा है आपका, फिजिकल फिटनेस हो गया सर, वो कंप्लीट पर्सनैलिटी हो गया, कम्युनिकेशन कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट सर, लोगों को ऐसा लगता है कि हम OLQs याद कर लेते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, और पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। यू लुक लाइक अ सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन लगने लगोगे। मेक श्योर कि आप जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहे हो ना लाइफ में, यू आर प्लेइंग इट वेरी प्रॉपरली। इफ़ आई एम डूइंग जॉब तो मैं अपनी जॉब प्रॉपर कर रहा हूँ, मुझे पता है जॉब के बारे में। पर्सनल इंटरव्यू में मुझसे पूछ रहा जॉब के बारे में, आई एम सेइंग आई डोंट नो। आप खुद मेंशन कर रहे हो आप जॉब कर रहे हो, आप मेंशन ही नहीं कर पा रहे हो। तो सर आपकी लाइफ, यस सर, या नहीं, प्लीज कंटिन्यू। तो आपकी लाइफ के अराउंड आपके आसपास क्या एक्सपोजर है, क्या आपने कितना उसका इंपॉर्टेंस लिया है, और आपने अपने लाइफ के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने अच्छे से प्ले करी है। एसएसबी इज नॉट सिमिलर टू एवरीबडी। लेट्स इफ आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी रूरल बैकग्राउंड, सो मेरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग होगी, और पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम मेट्रो सिटी उसको हर अपॉर्चुनिटी मिली है सर। आपसे क्वेश्चंस भी अलग पूछे जाएंगे, उससे क्वेश्चंस भी अलग पूछे जाएंगे सर। हम एक ही तैयारी करके एक ही फॉर्मूला फिट करके आजकल लोगों को दे दिया जाता है कि आप ऐसा बोल दो। सी माई डिसीजन ऑफ वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन आर्मी एंड योर आंसर ऑफ वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन आर्मी, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे। यस सर। देयर आर नो स्टैंडर्ड आंसर्स फॉर एनी एसएसबी इंटरव्यू। सर जर्नलाइज लोग क्या है, बाहर कोचिंग एसएसबी की जर्नलाइज कर दिया है कि ये फॉर्मेट है, ये टैट वैट एसआरटी है, ये ऐसे कर लो ऐसे कर लो। एवरीबडी इज डिफरेंट, एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट पर्सनैलिटी। आप जनरलाइज कर ही नहीं सकते। आप इंडिविजुअल पर्सन को इंट्रोस्पेक्ट करो, ट्राई टू फाइंड हिज वीकनेस, वर्क ऑन दैट द रोल ऑफ मेंटर। ये नहीं कि आप ये बता दो ये करो ये करो ये करो, नहीं, कैसे करो इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या करो। और कैसे करो भी हर इंसान के लिए अलग अलग होता है सर। बिल्कुल। तो अब जैसे बात करते हैं वापस से हम एसएसबी के फॉर्मेट पे आते हैं। तो स्क्रीनिंग के में तो हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया, थोड़ा सा बात और करते हैं जीटीओ के बारे में। यस सर। जीटीओ में क्या सभी को एज अ लीडर अपने आप को शो करना ज़रूरी है? सर इफ़ यू वांट टू शो योरसेल्फ एज अ लीडर, तो जीटीओ में एक टास्क है कमांड टास्क, आप उसमें प्रॉपरली करो, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। उसमें वी गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ लीडर। हाँ, तो उसमें प्रॉपर करो। बाकी टाइम में इफ अब जीटीओ में क्या है, GD1 GD2 GP PGT, ये पहले 4 टास्क है सर, बेसिक टास्क है। इसके अंदर आप बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप,
ट्राई टू कंट्रीब्यूट गुड पॉइंट्स इन ग्रुप डिस्कशन. इन केस ऑफ जीपी आप प्रॉपर जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो अपनी प्लानिंग उसकी प्रॉपर रीजनिंग दो कि मैं इस बंदे को यहाँ इस ग्रुप को यहाँ इस हॉस्पिटल भेजूंगा इस व्हीकल से इतना टाइम लगेगा. दैट्स द रीजनिंग. प्रॉपर रीजनिंग दो. पीजीटी में आप हेल्प करो ग्रुप, बिकॉज ग्रुप अगर आप हेल्प करोगे तो ग्रुप एक साथ ही तो आगे जाएगा. जीपी इज बेसिकली ग्रुप प्लानिंग और पीजीटी इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क. यस सर. हाँ जी. तो उसके बाद अब जीटीओ में जैसे ये सारे टास्क हो गए, एक सवाल लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं जीटीओ में हाउ इम्पोर्टेंट इज द फिजिकल फिटनेस. Yes. लोग बोलते हैं कि सर मैं तो अभी 100 मीटर भी नहीं भाग पाता, मैं एसएसबी के लिए अटेम्प्ट करूं या ना करूं. तो इसके बारे में थोड़ा बताओ आप. सर यही चीज़ है कि एसएसबी जर्नलाइज नहीं है. एसएसबी इज़ वेरी पर्सनल. अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से उठ के आ रहे हो, अगर आपकी जॉब रिक्वायरमेंट वो है, तो आपकी फिजिकल फिटनेस उस बंदे से नहीं कंपेयर होगी हु इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन. उससे एक्सपेक्टेशन टोटली अलग होगी. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि मैं 100 मीटर भी नहीं भाग पा रहा. सर एसएसबी में जो फिजिकल टास्क चेक करता है आपकी जो इंडिविजुअली फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस चेक कर रहा है, दैट इज योर इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल. ऑब्स्टिकल. अब सर उसमें भी सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं लग रही है. हाँ. उसमें अगर मुझे पता है मैं वीक हूँ तो मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं पहला टास्क किया करूंगा. अब मुझे पता है मैं फिजिकली वीक हूँ और मैंने पहला टास्क ही सबसे मुश्किल ले लिया और मैं पूरे 3 मिनट तक उस पर स्टक हूँ, तो उसमें मेरी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी दिख रही है सर कि मैं कौन सी टास्क किस ऑर्डर में कर रहा हूँ. मुझे पता है दैट्स द पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. मुझे पता है मैं फिजिकली वीक हूँ, मैं वो टास्क लूंगा जो ईजी है. रैंप वॉक जाऊंगा, कूद जाऊंगा, इजी टास्क करूंगा, बहुत इजी टास्क करूंगा जो मेरी फिजिकल फिटनेस पे इजी लगे. बेसिकली इसका वन वर्ड आंसर इज मतलब फिजिकल फिटनेस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, पर आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता होनी चाहिए. यस सर. कि अगर मैं 4 टास्क कर सकता हूँ तो मुझे वो 4 टास्क पता है कि मैं कौन से करूँ. यस सर. या मैं एक ही टास्क पे अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए बार बार ट्राई किए जा रहा हूँ और इवेंचुअली कुछ भी नहीं हो पा यस रहा. सर. तो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए. और एक बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में फैक्टर होता है, वो होता है साइकोलॉजिस्ट का डर. ठीक है, लोगों ने अलग अलग कहानियां बना रखी हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट ने जिसको बोल दिया कि ये रिकमेंडेड नहीं है तो उसको तो कभी रिकमेंड नहीं करवा सकते, साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं हो सकती. तो इसके बारे में बताओ कि आप जब स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हो तो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी जो कि बेसिकली थीमेटिक टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और सिचुएशन रिएक्शन होते हैं, उसमें क्या लोगों के मन में डर होता है, क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं और कैसे उसके लिए तैयारी करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो लोगों ने ना ओवर प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो दे गो विथ जस्ट प्री कंसीव्ड आइडिया. मैंने 1000 वैट याद कर लिए, जो वैट आएगा जस्ट मेक द परफेक्ट सेंटेंस. मैंने 1000 स्टोरी याद कर लिए, जो स्टोरी आएगी नाउ आई हैव परफेक्ट स्टोरी. यार यू आर गेटिंग 30 सेकेंड ओवर देयर. ऑब्जर्व द पिक्चर. पिक्चर में है क्या? अब सर एक बहुत फेमस पिक्चर है वेयर 2 पर्सन आर वॉकिंग टूवर्ड्स अ फोर्ट. ठीक है, अब लोग प्रिपेयर करके जाते हैं. अब उसमें हल्का सा चेंज आ गया. यू आर गोइंग टू राइट द सेम स्टोरी. आप सेम स्टोरी लिख रहे हो, प्री कंसीव्ड आइडिया. सर आई ऑलवेज टेल दैट अ रियलिस्टिक, अ रेलेवेंट, शॉर्ट टर्म, moderate story is always better than a perfect, unrealistic, irrelevant, long story. बिल्कुल. अगर आपको जो दिख रहा है वो लिखो प्रॉपरली. what led to that situation which is currently shown, what is currently happening and what would be the likely outcome from there. ये प्रॉपरली साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देता है. फिर भी लोग बिल्कुल याद करके गए हुए स्टोरी लिख देंगे अपनी. नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है. आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो कि आप टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हो स्टोरी. लोगों की आदत है कि मुझे 10 स्टोरी से 10 स्टोरी में मैं 10 हीरो कैरेक्टर्स बनाऊंगा और आखिरी में वो हीरो कैरेक्टर जीत जाएगा. है ना? सबसे ज़्यादा. यस सर. इसी नोशन के साथ हर कोई स्टोरी लिखता है. ठीक है, और यही नोशन आपको पीछे ले जाता है. सर लोगों का क्या टेंडेंसी है कि मैं कैसी भी इमेज आएगी टैट के अंदर, मैं नेगेटिव स्टोरी तो बनाऊंगा ही नहीं, प्रॉब्लम तो इंट्रोड्यूस करूंगा ही नहीं, तो नेगेटिव स्टोरी बन जाएगी एंड दैट विल लुक लाइक कि आई एम हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड. दैट्स नॉट द केस. एवरीबडी इज हैविंग प्रॉब्लम इन देयर लाइफ. प्रॉब्लम तो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी सर. इफ आई कैन क्लियरली सी फ्रॉम द इमेज देयर इज अ प्रॉब्लम. बेसिकली आपको इमेज में दिख रहा है, दिख रहा है, आपको उसी को एक्सप्लेन करना है. हाँ, आपकी एक अच्छी स्टोरी और खराब स्टोरी में ये डिफरेंस होगा कि आई एम इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम, हाउ योर हीरो वाज एबल टू ओवरकम दैट सिचुएशन. उसने क्या क्या किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड फाइनली द आउटकम वाज गुड. तो दिस इज अ परफेक्ट स्टोरी. आप इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो. नो, आई वांट टू कीप माय स्टोरी पॉजिटिव. दैट्स नॉट द राइट वे सर. बेसिकली आप प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस अगर कर रहे हैं तो वो आपको दिखनी चाहिए पहली चीज स्टोरी में, एंड हाउ यू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, ओवरकम दैट सिचुएशन. एक चीज इसमें एक
वो स्टार साइन भी है कि आप प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस मत करो कि आपको हीरो बनाना है. हीरो बनाना है. Some problem is there in the story. You need to see and find out that problem. सर एज वी आर गोइंग एज अ एनर्जेटिक स्टूडेंट्स, ठीक है, एनर्जेटिक विल बी बिकमिंग अ फ्लाइंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट. तो सर हमारी एक्सपेक्टेशन फौज की हमसे बहुत ऑपरेशनल रोल की, ठीक है. तो जितनी ऑपरेशनल स्टोरी होंगी, आई एम नॉट टेलिंग कि बिल्कुल ऑपरेशनल डजंट मीन कि आप फौज के अराउंड स्टोरी बनाओ, नहीं. आपका जो हीरो होगा दैट शुड बी शॉर्ट टर्म क्रिस्प स्टोरी. इसके लिए सबसे अच्छा हिंट होता है सर स्ट्रॉन्ग वाई एंड स्ट्रॉन्ग हाउ. वाई यू आर राइटिंग स्टोरी, वट एवर यू आर राइटिंग, हुआ क्या है जिसके कारण आप स्टोरी लिख रहे हो, एंड हाउ योर हीरो इज डूइंग द एक्शन पार्ट. बिल्कुल. ये दो चीज़ों का ध्यान रखा सर, ऑलवेज रियलिस्टिक रेलेवेंट स्टोरी. और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि लोग स्टोरी बना देते हैं पर उसी से रिलेटेड सवाल उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो कुछ और कहानी सुना के आ जाते हैं, ठीक है. एंड दैट इज़ वेयर योर होल एसएसबी गोज रॉन्ग. कि स्टोरी में तो मैंने बता दिया कि मैं ऐसा हीरो हूँ, इंटरव्यूअर ने पूछा तो बोला सर मैं तो रूम लॉक करके भाग जाऊंगा वहाँ से. सर एसएसबी इज मोर अबाउट द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन व्हाट यू थिंक साइकोलॉजी, व्हाट यू स्पीक पर्सनल इंटरव्यू, एंड हाउ यू बिहेव इन अ ग्रुप जीटीओ. तब तीनों में सिंक्रोनाइजेशन होगा तब आप रिकमेंड. दैट इज द क्रक्स. दैट इज द क्रक्स. यस सर. जब आपके साइकोलॉजिस्ट ने चेक करा कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, यस सर. वही इंटरव्यूअर भी जज कर रहा है और वही जीटीओ भी देख रहा है. जब तीनों एक लाइन में होंगे ना तब जाके आपका एसएसबी निकलेगा. यस सर. हम लिखते कुछ और हैं, ग्रुप टास्क में करते कुछ और हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में बोलते तीसरी चीज़ है, ठीक है. एंड देन वी एक्सपेक्ट कि एसएसबी क्यों पास नहीं हुआ ये बता दो. यस. सो दैट इज द थिंग विच एंड इट कम्स बाय प्रैक्टिस. ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस से आप नहीं सीख सकते, प्रैक्टिस से यू कैन लर्न एवरीथिंग. सर जैसे मैं इंडियन नेवल एकेडमी में रिकमेंड हुआ था, तो एट दैट पॉइंट माय पर्सनल इंटरव्यू आस्क्ड मी, मैं इंडियन नेवल एकेडमी के लिए एलएसबी विशाखापट्टनम से हुआ था रिकमेंड. तब मेरा पर्सनल इंटरव्यू ने पूछा था मुझसे कि यू स्पेंड योर सैलरी, यू आर मेंशनिंग दैट यू टेक केयर ऑफ योर मदर हेल्थ, तो आप उस पर स्पेंड करते हो, सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम ऑफ मदर. इंटरव्यू बात करते करते मैंने बोला सी इज हैविंग थायराइड. तो ओके, तो आप लेके जाते हो डॉक्टर के पास. यस सर. तो लास्ट टाइम टीएसएच की रीडिंग क्या आई थी, तो अब आपको पता होना चाहिए. बिकॉज मैं खुद बोल रहा हूँ कि मदर को लेके जाता हूँ, तो आई शुड बी दैट मच अवेयर कि डॉक्टर क्या दवाई लिख रहा है, डॉक्टर मेरी मदर को लेके क्या रीडिंग दे रहा है, ब्लड रिपोर्ट की टेस्ट रिपोर्ट क्या आई है, आई शुड नो इन एंड अबाउट दैट. एग्जैक्टली. जब आपने बोला कि मैं मदर को लेके जाता हूँ और थायराइड का प्रॉब्लम है तो T4 TSH पूछेंगे आप. यस सर. ठीक है. एंड जो बैठा है उसको भी पता है कि यार ये बेसिक से इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है. यू ट्राई एंड गेस मैंने अपनी हॉबी क्या लिखी होगी. मैंने लिखा माई हॉबी इज इंटरनेट सर्फिंग, ठीक है. सो अब लोग बोलते हैं ऐसी हॉबीज मत लिखो, एंड आई वॉज वेरी श्योर कि यार मैं तो जो करता हूँ मैं वो लिखूंगा. यस सर. यस. सो आई रोट इंटरनेट सर्फिंग एज माई हॉबी. देन यू नो व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड, हाउ मेनी फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, टेल मी द परसेंटेज, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स. ठीक है. नाउ आई डू नॉट हैव द एग्जैक्ट आंसर, पर मुझे ये भी पता है कि उनके पास भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है. यस सर. ठीक है. सो वेरी कॉन्फिडेंटली आई सेड सर 800 फ्रेंड्स, 60% आर बॉयज, 40% आर गर्ल्स. ठीक है. तो ये समझ में आ गया कि ही बेसिकली नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. यस सर. ठीक है. अब वहीं कुछ लोग लिख देते हैं गार्डनिंग, इंटरव्यू पूछ लेते हैं भाई ये कौन सा प्लांट पड़ा है बता दे, एंड पीपल डू नॉट हैव एनी आंसर टू दैट. सो दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड जब आप एसएसबी में बैठे हो. सर लिखते हैं लोग रनिंग के बारे में, ओ सो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू कंप्लीट 1 किलोमीटर. सर आई टेक 2 मिनट. 1 मिनट. बोलेगा ये तो हुसैन बोल्ट का भी इतना स्पीड नहीं है जितना तुमने. सर आप लोग बोल रहे हो 1 मिनट, वो इंटरनेशनल रिकॉर्ड नहीं है, आप इंटरनेशनल रिकॉर्ड से ज्यादा बता रहे हो, ओलंपिक रिकॉर्ड से भी ज्यादा बता. वहाँ पता लग जाता है सर कि आप सच बोल रहे हो, कुछ भी नहीं पता है. यस. हाँ. रनिंग में तो बहुत सवाल बनते हैं आजकल. तो देखो कि हाफ मैराथन कितने किलोमीटर का होता है, फुल मैराथन कितने किलोमीटर का होता है, कभी पार्टिसिपेट किया, तो भाई बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो. सर आप लिख रहे हो तो यू शुड नो इन एंड आउट अबाउट दैट. बिल्कुल. आप जेन्युइन रियल लाइफ में कर रहे होगे तो आप लिखोगे. सर लेट्स से इफ आई एम हैबिट ऑफ जस्ट मेंटेनिंग दिस जर्नलिंग, ठीक है, मैं जर्नलिंग करता हूँ, अब मैंने पीआई की फॉर्म में एज अ हॉबीज में जर्नलिंग लिखा है, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू कम इन माई साइकोलॉजी. जब मैं स्टोरीज लिखूंगा कि दैट ही डिड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग जस्ट टू एनहांस हिज परफॉर्मेंस ऑफ दैट गेम और एक्टिविटी, वो दिख जाएगा आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में कहीं ना कहीं. यस सर. लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज नॉट वेरी मच मतलब फिजिकली फिट एट दैट टाइम जब मैंने एसएसबी दिया था. तो ड्यूरिंग माय कॉन्फ्रेंस ही आस्क्ड मी
कि यहाँ से जाके व्हाट इज़ द थिंग दैट यू विल इम्प्रूव। मैंने बोला सर यहाँ से मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, नाउ आई हैव टू गो टू द अकेडमी, सो आई विल वर्क ऑन माई फिजिकल फिटनेस, क्योंकि मुझे पता है आगे ट्रेनिंग करनी है। यस सो इट ऑल गॉट रिलेटेड ना, वो जीटीओ में दिख भी गया, देख भी उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे पूछ भी लिया, यस सर और कॉन्फ्रेंस में भी मैंने वही जवाब दिया। यस सर सो दैट इज हाउ थिंग्स कम इन सेम पर्सपेक्टिव एंड सेम सिंक्रोनाइजेशन। यस सर तो अब बताओ आगे कि सॉफ्ट स्किल्स का कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब योर सॉरी यस कम्युनिकेशन पार्ट, हाउ इम्पोर्टेंट आर द सॉफ्ट स्किल जब आप एसएसबी के लिए अपेयर कर रहे हो? सर अब लोगों जो कोचिंग्स वगैरह आउटसाइड दे आर पुटिंग 30-40 इन अ बैच, जनरलाइजिंग एवरीथिंग, जस्ट लर्न दिस दैट इज नॉट पॉसिबल। अब मैं बहुत सिंपल टास्क सर एग्जांपल देता हूँ, लेक्चरेट। आई कैन एक्सप्लेन दैट टास्क इन अबाउट लेक्चरेट कि भाई यू शुड स्टैंड ऑन बोथ लेग्स, chest straight, shoulder up, and you should make eye contact with everybody, not with the GTO officer. You should use voice modulation. Voice modulation का यूज करो और लेक्चरेट को प्रॉपरली डिफाइन करो। कितना टाइम लगा सर? सिर्फ 5 मिनट लगे एक्सप्लेन करने में। बट द क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू गिव लेक्चरेट, अब कौन कौन सी क्वालिटीज है? इफ आई नो दैट आई एम फिजिकली फिट, तभी मैं ग्रुप के सामने कॉन्फिडेंस से खड़ा हो पाऊंगा। इफ आई एम हैविंग गुड कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल, तभी मैं वॉइस मॉड्यूलेशन में अपना लेक्चरेट दे पाऊंगा। इफ आई एम कीपिंग माई सेल्फ विद करंट अफेयर्स, तभी मैं एक अच्छे लेक्चरेट का कंटेंट दे पाऊंगा। अभी तुमने क्या किया, तुमने बहुत अच्छा ब्रेक डाउन कर दिया कि लेक्चरेट कैसे देना चाहिए। यस सर अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। व्हेन यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, वो आपको 40 टॉपिक याद करा देंगे लेक्चरेट के यस सर कि अभी करंट अफेयर्स में ये चल रहा है, यस सर ये 40 टॉपिक याद कर लो, इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। पर दे आर नॉट चेकिंग योर लर्निंग स्किल्स, नहीं चेक हो रहे। यस सर यस वहाँ पे यही चेक हो रहा है कि आर यू एबल टू डिलीवर, ठीक है, आपकी डिलीवरी कैसी है बोलने की, वहाँ पे वो चीज़ चेक हो रही है। आप इम्प्रॉम्प्टू कैसा बोल पाते हो, यस सर आप नर्वस तो नहीं हो जा रहे। तो नहीं हो। और जब आप कोई चीज़ याद करके बोलोगे तो वो भी उनको दिख जाएगा कि ये तो 2 मिनट का याद करके आया था, एंड ही हैज जस्ट गिवन अ स्पीच, इट इज नॉट अ स्पीच। यस सर, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर थॉट प्रोसेस रेदर देन जस्ट वो क्या है। हाँ, कि आपने कैसा उसको ब्रेक डाउन किया है Breakdown किया आपने, है। और किस हिसाब से जो बोलना है आपने उसको स्ट्रक्चर किया, एंड हाउ हैव यू डिलीवर्ड इट। Yes, sir. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लेक्चरेट एंड नॉट अ स्पीच एग्जाम। Yes, sir. Sir, when I got recommendation for this through TGC entry for IMA, तब मेरा लेक्चर टॉपिक था सर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ओके, तो सर मुझे इतना पता था कि ये लगता है इंसर्जेंट एरिया में और आर्म फोर्सेस पीपल गेट सम स्पेशल पावर, इतना पता था सिर्फ मुझे सर। बट मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस करी थी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की, तो आई जस्ट डिवाइडेड दैट टॉपिक। Okay, gentlemen, we are going to discuss that in 4 subtopic. What it is, its advantage, its disadvantage, and finally the way forward. तो मैंने उसी टॉपिक को थोड़ा ऊपर नीचे करके I just give lecture for 3 minutes. Now content was right. Now the 90% was my body language, voice modulation. तो ये सब चीज़ें सर, ये सब चीज़ें स्किल लर्न करने में टाइम लगता है। SSB, what the problems are, people think that SSB is like a written examination. CDS, NDA, MCAT, याद कर लिया हो गया। लोग ये समझ ही नहीं रहे कि वो 5 दिन में आपको ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक, हर जगह से जज करा जा रहा है। जज करा जा रहा है सर, स्टेशन से नहीं करा जा रहा है। ये भी एक मिथ, चलो बहुत अच्छी बात बोली तुमने। ठीक है, एसएसबी में देयर इज अ वेरी बिग मिथ, आई वांटेड टू कम की मिथ में आखिरी में डिस्कस करूंगा। लोग बोलते हैं कि आप जैसे ही स्टेशन से उतरे, आपने अपना सामान बस में रखा, फिर सब सामान बस पे कौन उतरवा रहा है, कौन एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, ये भी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। तो ऐसा कुछ होता है क्या? सर एसएसबी में देयर इज अ प्रोसेस 5 दिन का। जब वो टेस्ट है, यू आर ओनली इवैल्यूएटेड एट दैट पॉइंट। हाँ, अब सर मेरे टाइम पे इंडियन नेवल अकेडमी में व्हेन आई वाज गिविंग एसएसबी, तो मैं रात को 2-3 बजे तक फ्रेंड्स के साथ जाग रहा था। वी वर लाइक एंजॉयिंग। एट दैट पॉइंट ऑफिसर केम, आई जस्ट रोट माय नेम, व्हाट्स योर नेम, बिकॉज सर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी थी, तब मजे कर रहे थे रात को। तो 2-3 बार ऐसा हुआ सर। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर मैं रिकमेंड नहीं हूँगा, दैट इज नॉट, लोगों बिकॉज को लग रहा है सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे कोई ना कोई झांक रहा है वहां से, तुम्हें देख रहा है, कोई निकल के आ जाएगा। सर लोग ये बोलते हैं कि द पर्सन दिस जो क्लीनिंग करने आता है दे आर ऑल्सो ऑफिसर। ऐसा कुछ नहीं है। लोग उन्हें भी सोचते हैं कि ये भी हमारे बारे में फीडबैक दे रहे हैं जाके। फीडबैक दे रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। जो टास्क है, जो डिजाइन टास्क है, आप तभी जज हो रहे हो। पर एक कंडक्ट अपना नॉर्मल रखो, एंजॉय द प्रोसेस ऑफ 5 days। बेसिक कंडक्ट जो इंसान का होना चाहिए, आपको वही रखना चाहिए। Yes, sir. और लाइफ में भी वही रखना Life चाहिए। में भी वही रखना ऐसा नहीं है कि आप वहाँ 5 दिन जाके कुछ और शो करो, बट जब आपको जज किया जा रहा है, दे विल टेल यू Yes, कि यार ये आपकी स्क्रीनिंग है, हम ये जज कर रहे हैं। Yes, sir. ये आपका जीटीओ है, हम ये जज कर रहे हैं। बहुत क्लियर, बहुत प्रिसाइज ब्रीफिंग होता है, और उसी के हिसाब से आपको जज किया जाता है। तो बस पे चढ़ गए, कूद के सामान उतारने लगे, ये सब पे कोई आपको जज नहीं कर रहा है। एंड सर एसएसबी इज द लोग दिस पीपल कंसिडर दिस कि लोग बोलते हैं कि सबसे मुश्किल इंटरव्यू। मैं बोलता हूँ सबसे आसान इंटरव्यू। आपको खुद को जानना है, बस बस खुद को जानना है। बाहर जाओगे आप जॉब लेने के लिए,
आपको टेक्निकल पढ़ना है, ये पढ़ना है, आप खुद को जान लो भाई। एसएसबी में आपका लाइफ में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर रखो, खुद को जानो। अब आप फौज के लिए जा रहे हो, डिफेंस के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। एंजॉय द प्रोसेस, यू विल गेट रिकमेंड। वहाँ पे यही बात है, वो सिर्फ आपसे आपके बारे में पूछ रहे हैं। Yes, sir. आप क्या हो वही लिख दो, आप क्या हो वही इंटरव्यू में बोल दो, Yes, आप sir. क्या हो वही ग्रुप टास्क में दिखा दो। यस सर, यस सर। डू नॉट मेक इट कॉम्प्लेक्स गाइज, ये मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है। जो भी आज का पॉडकास्ट देखेंगे, एसएसबी को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, ठीक है। मेक इट ईजियर, ठीक है। ब्रेक इट इनटू स्ट्रक्चर्स और सही चीज़ें सीखो ताकि आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाओ। एंड इफ़ यू आर गुड इनफ, you will get recommended. If you are not good enough in those 5 days, you will still do very good in life. Yes. There are many examples. APJ Abdul Kalam, Amitabh Bachchan, शाहरुख खान, ये सब एसएसबी नहीं रिकमेंड कर पाए, पर ये बहुत अच्छा कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स और हैं। राइट सर, राइट। अब जीटीओ के बाद एक सेगमेंट तुमसे इंटरव्यू का और जानना चाहूँगा मैं। हाउ मच ऑनेस्टी इज लाइक बीइंग टू ऑनेस्ट इन इंटरव्यू? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर मैं अगर ये सच बता दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये झूठ बता दूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो कितनी ऑनेस्टी रखनी चाहिए इंटरव्यू में सर? क्योंकि मैंने तो अपने इंटरव्यू में 100% ऑनेस्टी रखी। यस सर। मैंने तो फेसबुक यूज़ किया तो भी बताया, जो किया वो बताया। यस सर। ठीक है, तो कितनी ऑनेस्टी रखनी चाहिए? सर मैं इसको पूरे को डिफाइन करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हाँ सर, इफ आई जस्ट आस्क अ पर्सन, ओके यू जस्ट शो मी योर फोटो, नाउ ही इज हैविंग 2 ऑप्शन। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल सर। बिल्कुल। इफ आई जस्ट आस्क दैट पर्सन यू शो मी योर फोटो, अब उसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो अपनी लाइफ की परफेक्ट फोटो शो कर देगा मुझे, या इन विच ही विल बी लुकिंग स्मार्ट, ये मेरी फोटो है सर। द सेकेंड ऑप्शन, ही इज गोइंग टू गिव मी हिज कंप्लीट गैलरी। बहुत सारी फोटोज है, कैसे भी लेटा हुआ है, कुछ भी कर रहा है। झूठ किसी केस में नहीं बोल रहा सर, वो पहले केस में भी वही है, गैलरी के केस में भी वही है। एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू इज अबाउट टेलिंग द कैलकुलेटेड थिंग, कि जिसके आप क्रॉस क्वेश्चनिंग में आंसर दे पाओ। बिल्कुल। I'll never open that box where I have never played a perfect role and responsibility in my life. सो डू नॉट ओपन दैट पेंडोरा बॉक्स। Yes sir. है ना? और सर क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू की डायरेक्शन आप ही चैनलाइज करते हो, आप जो बोलोगे उससे क्रॉस क्वेश्चन आएगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक और एक बहुत अच्छा पार्ट है। इवन आप जो भी इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं, वो हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आएंगे कि यू ट्रेन एंड मेंटर प्रोफेशनल्स ऑल्सो। आई हैव ऑल्सो मेंटर्ड सो मेनी पीपल फॉर देयर इंटरव्यूज एंड ऑल। एवरी इंटरव्यू इज लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा जो आपने जवाब दिया है। ठीक है, यू कैन वेरी वेल चैनलाइज योर इंटरव्यू। यस सर। एंड द सेम हैपेंस इन एसएसबी ऑल्सो। हाँ, तो कितना ऑनेस्ट होना चाहिए? कैलकुलेटेड थिंग्स आपने बोला कि हमें बहुत कैलकुलेटेड थिंग्स वहाँ पर Yes, बतानी चाहिए जिसके बारे में हम क्रॉस क्वेश्चन का जवाब दे सकें। यस सर। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपने अपने इंटरव्यू में फेस किया हो जिससे आप ऑकवर्ड हो गए कि यार ये क्या पूछ लिया एकदम से? सर मेरे से इंडियन नेवल एकेडमी में मेरा व्हेन आई वेंट फॉर दिस आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी टीजीसी अटेम्प्ट के लिए, तो मुझसे पूछा था आपका इंडियन नेवल एकेडमी का एकेडमी नंबर क्या था। अच्छा, तो अब सर वो चीज़ पता होनी चाहिए, और एट वो तो बुलाती नहीं यार। सर वो बोलते नहीं हो। और सर मैं लास्ट डिजिट मुझे ध्यान नहीं थी। अच्छा। मैं सर 126, both of the officer in my this personal interviewing officer started laughing. Look at him. He's saying that he's coming from Indian Naval Academy and you don't remember his academy number. Academy number याद नहीं है इसको सर। You still remember our ND academy number. आए में तो छोड़ ही दो। तो सर at that point I become little bit nervous कि भाई नहीं पता। और the next question उनको लगा कि नर्वस हो गया है। The officer thought. The next question he asked me, okay तो आप स्विमिंग स्टाइल बताओ को कौन सा आता है। हाँ। तो I told butterfly. अब सर मुझे स्विमिंग स्टाइल बटरफ्लाई बोल दिया मैंने। उन्होंने बोला कि जस्ट टेल मी हाउ यू मेक योर हैंड पोजीशन। मैंने हैंड पोजीशन फ्री स्टाइल वाले बता दिए। So this is what kind of swimming you learn from Indian Naval Academy. Again they started laughing. सर अब मैं और प्रेशर, तब मैंने रिकॉल किया, नो सॉरी सर इट्स नॉट दैट, एंड बेसिकली इट्स द बटरफ्लाई की जगह फ्री स्टाइल बता दिया। तो सर वही होता है कि जब आपको लगता है कि आप खुद ही आंसर नहीं दे पा रहे ना बेसिक क्वेश्चन, तो आप खुद ही नर्वस हो जाते हो। तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो और कॉन्फिडेंट रहो सर। आप कॉन्फिडेंट प्रैक्टिस के साथ रहोगे एंड व्हेन यू आर सेइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर सेइंग दैट ओनली, तब आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मैं लाइफ में ये कर रहा हूँ और मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ। मैं जॉब कर रहा हूँ, ये मेरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं यही बोल रहा हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट रहूँगा उस बारे में। लेकिन मैं वो जॉब कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल कुछ और रहा हूँ, बता कुछ और रहा हूँ। अब लेट्स से मैनी पीपल कम टू मी जो सर ओपन से करते हैं, इग्नू वगैरह से करते हैं ग्रेजुएशन वगैरह, और वो कॉलेज इसमें पर्सनल इंटरव्यू में बोल देते हैं कि हम रेगुलर कॉलेज गए। अब वो जो 3 टीचर का नाम पूछ लिया, दे विल टेल
पर वो बहुत नर्वस होके बताएंगे. सो फ्रॉम देयर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैच, अच्छा यहाँ थोड़ा वीक पड़ रहा है, हाँ. इंटरव्यू विल जस्ट एनालाइज इन दैट डायरेक्शन. लास्ट पार्ट एसएसबी का है यस कॉन्फ्रेंस. यस. ठीक है. कई लोग बोलते हैं कि कॉन्फ्रेंस 30 सेकेंड्स चलती है. व्हाट हैव बीन योर एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस में? तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा? कितनी देर की कॉन्फ्रेंस होती है? एंड व्हाई आई आस्क दैट क्वेश्चन, बिकॉज मेरी कॉन्फ्रेंस 15 मिनट की थी. यस सर. ठीक है. तो कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? सर सबसे पहले तो कॉन्फ्रेंस दिस साइकोलॉजिस्ट वट एवर यू हैव रिटन द जीटीयू परफॉर्मेंस पर्सनल इंटरव्यूअर एवरी 8-10 ऑफिसर बिल्कुल तुम्हारे सामने आ जाते हैं और वहाँ पे एक स्टूडेंट जाता है और फिर बैठ जाता है बीच में. बीच में बैठ जाता है सर. हाँ. तो सर पहली बार तो मैं इंडियन नेवल एकेडमी में इतने सारे ऑफिसर मैंने एक साथ देखे, दैट टू वेयरिंग यूनिफॉर्म, और मैं बीच में बैठा हुआ हूँ. सो सर वो टास्क वो होता है कॉन्फ्रेंस में कि सारे ऑफिसर एक साथ बैठेंगे, दे विल डिस्कस योर रिजल्ट कि बंदा कैसा है, कि भाई साइकोलॉजी से ये बाहर आया है, पर्सनल इंटरव्यू से ये बाहर आया है, जीटीओ से ये बाहर आया है, इज दैट काइंड ऑफ पर्सन. तो एक आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बनाते हैं सर वहाँ पे कि दिस पर्सन डिजर्व टू बिकम एन ऑफिसर और नॉट, पूरा परफॉर्मेंस से. और ये डिस्कशन तब चल रहा होता है जब आप बाहर बैठे होते हो. ठीक है. बिकॉज 1 by 1 ईच चेस्ट नंबर इज कॉल इनसाइड. तो सर अब 2 टाइप की वेटिंग होती है. एक तो जब बाहर वेट कर रहे हो आप, तब आपसे पहले वेटिंग हो रही है, हाँ. और आप अंदर चले गए और आपका कॉन्फ्रेंस लंबा चल रहा है. तो इन 2 केसेस में, अब बहुत केसेस में क्या होता है सर कि मेरी लेट्स से माय चेस्ट नंबर इज 12, ठीक है, और मेरे से पहले हो गया लंच ब्रेक. अब मुझे लगेगा कि मेरी कॉन्फ्रेंस तो बहुत लंबी चल रही है. तो कई बार ये भी देखा मैंने कि लंच ब्रेक को भी लोग सोच लेते हैं कॉन्फ्रेंस लंबी है. कॉन्फ्रेंस लंबी सर जब चलती है जब व्हेन ऑफिसर्स आर लिटिल बिट स्पेक्टिकल, बिल्कुल. कि भाई कुछ रिपोर्ट से कुछ और आ रहा है, तो दे आर लिटिल बिट स्पेक्टिकल अबाउट योर रिकमेंडेशन. बिल्कुल. तो उसके बाद दे विल जस्ट डिस्कस. अब इसमें भी 2 केस होते हैं सर कि आपके कॉन्फ्रेंस इन घुसने से पहले ही दे मेड द रिजल्ट कि भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ पैरामीटर है वेयर दे वांट टू जज योरसेल्फ, तो आप अंदर जाओगे, आपसे कुछ क्वेश्चन होंगे, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ एसआरटी, बिल्कुल. आप कैसा कंडक्ट कर रहे हो वहाँ पे. तो कुछ केसेस में क्लियर कट करने के लिए बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स को दे आस्क यू क्वेश्चन. So I'll tell my conference went on for 15 minutes and it was a minor interview. 10 लोग बैठे थे. ठीक है. एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर धड़ उन्होंने वापस से क्वेश्चन स्टार्ट कर दी. मतलब एंड क्वेश्चंस वर लाइक एनालिटिकल कि आई स्टिल रिमेंबर माय क्वेश्चन वाज कंपेयर द पर्सनालिटी ऑफ ओसामा एंड ओबामा. ठीक है. उस टाइम पे ओसामा बिन लादेन वाज नॉट कॉट टिल देन एंड ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. सो दे से कंपेयर द पर्सनालिटीज ऑफ ओसामा एंड ओबामा. Then what will you do to improve your physical fitness? ठीक है. What are your goals? ठीक है. और 15 मिनट उन्होंने मेरा एक माइनर इंटरव्यू लिया दोबारा एंड इवेंचुअली आई वाज रिकमेंडेड. सो दैट इज़ व्हाट कि कॉन्फ्रेंस में अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आपको घबराना नहीं है. आपके लिए अच्छा है अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो. यस सर. गॉड हैज गिवन यू 1 सेकंड चांस कि अगर कुछ बताना भूल गए थे इंटरव्यू में तो उसको अभी बता. और सर और लोग गलती क्या करते हैं इन कॉन्फ्रेंस कि दे विल आस्क यू ओके हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे. हाँ. तो उसके अंदर पीपल स्टार्ट कंप्लेनिंग. एग्जैक्टली. कमा ले यार. आपको एक चीज, आपको 5 दिन वहाँ रहने के लिए मिल रहा है, हाँ. खाने की मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ फील ऑफ, आपको आने जाने का पैसा मिलता है. पैसा मिल रहा है. ठीक है. फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आने जाने का पैसा मिल रहा है, 5 दिन का खाना रहना फ्री मिल रहा है. हाँ. आप उस चीज को रेट कर रहे हो कि नहीं सर द फूड वाज नॉट टू. दैट्स नॉट द राइट वे सर. यू शुड बी फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट. बिल्कुल. अब ये थोड़ा फौज और डिफेंस वाले माहौल से बाहर आते हैं. यस सर. और आपके जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं यस सर. आपकी लाइफ के उनको एक्सप्लोर करते हैं. यस सर. सो 8 से 10 साल हो गए यू आर इनटू कैलिस्थेनिक्स आल्सो. यस सर. आई नो दैट यू आर अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर और आप कैलिस्थेनिक्स पे भी Yes, काफ़ी फोकस करते हो. तो ऐसा क्या रीज़न है कि इंडिया में और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें Tier 2 सिटीज़ में यस सर. देयर इज़ नो अवेयरनेस अबाउट कैलिस्थेनिक्स. और आप कैलिस्थेनिक्स के बारे में पहले तो बेसिक से कुछ बताओ. Yes, और हमारे यहाँ अवेयरनेस कम क्यों है उस बारे में बताओ. यस सर. सर सबसे पहले तो कैलिस्थेनिक्स, लोगों को लगता है कि सिर्फ 2-3 स्किल सीख ली, हैंड स्टैंड और ह्यूमन फ्लैग, दिस इज कैलिस्थेनिक्स. नहीं, अगर आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो अपनी खुद के बॉडी वेट से, दैट इज कैलिस्थेनिक्स. मैं अगर बेसिक पुशअप भी मार रहा हूँ, स्क्वाट्स भी मार रहा हूँ, पुल अप भी कर रहा हूँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैलिस्थेनिक्स. क्योंकि मैं कोई एक्सटर्नल इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहा हूँ, अपनी बॉडी के बॉडी वेट से ही अपनी बॉडी ट्रेन कर रहा हूँ. कैली प्लस थेनिक्स, ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ. ठीक है सर. अब सर इफ यू जस्ट गो टू Tier 3 Tier 2 सिटीज, तो अखाड़े वगैरह होते हैं, सो दैट दे आर डूइंग दर्ड एंड ऑल दैट, सो दैट्स आल्सो बॉडी वेट ट्रेनिंग ओनली. पर कैलिस्थेनिक्स ऑफिशियल सर मैंने चालू करा था, मैंने केम टू पुणे. तो उससे पहले सर गांव में प्रॉपर करते थे, कबड्डी वगैरह, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स वगैरह, रनिंग जाते थे. और सर उससे पहले सर इन माई स्कूल टाइम आई वाज द स्टेट कैप्टन ऑफ फुटबॉल आल्सो, अंडर 16 टीम. चेस भी खेला है सर,
स्कूल में। Okay. तो कॉलेज में एट दैट पॉइंट हरियाणा आई जस्ट केम एट 3rd पोजीशन इन हरियाणा सर। तो स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग से था सर, लेकिन पुणे आया तो सर मैंने देखा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए मैं जिम जा सकता हूँ या फिर अपने खुद की बॉडी वेट से ट्रेन कर सकता हूँ। तो जिम मेरे हॉस्टल से बहुत दूर था सर। Okay. तो वहाँ पे पार्क था सर पुणे के अंदर। तो वहाँ पे पार्क में जाता था सर, मैं रनिंग करता था पहले, फिर पुलअप्स और फिर वेटेड डिप्स। तो वहाँ से सर मुझे समझ आया कि यूट्यूब देखा, थोड़ा ऑनलाइन सर्च करना चालू किया, कैलिस्थेनिक्स होता है। उसके बाद फिर तो सर फिर जो भी होता है, जो भी मेरे पास आता है फॉर फिटनेस एंड एवरीथिंग सर, आई जस्ट वर्क ऑन देयर बॉडी वेट ट्रेनिंग, क्योंकि आपको बॉडी वेट ही कोऑर्डिनेट करना है। वी आर नॉट बॉडी बिल्डर, वी आर नॉट सपोज टू शो इंडिविजुअल मसल की दिस इज अ बाइसेप, दिस एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बॉडी में। हम काम कर रहे हैं, अगर मैं बैठा भी हूँ, चल रहा हूँ, तो मेरी पूरी बॉडी एक साथ इन्वॉल्व हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेग्स, कोर। तो ये बेस्ट पार्ट है सर कैलिस्थेनिक्स का, कि आपकी पूरी बॉडी एक साथ एक्टिवेट रहती है और आप हर एक मसल को ट्रेन कर रहे हो। पर हम देखते हैं कि जैसे स्पेशली आजकल जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, यस सर। वो मतलब पैसा कमाने की होड़ में हम लोग हेल्थ को बहुत ज़्यादा यस सर। भूल जाते हैं। Yes, sir. भूल जाते हैं कि हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर विच वी ऑल आर लिविंग, है ना। Yes, sir. एंड इट इज़ योर बॉडी ओनली जो आखिरी में अंत तक आपके साथ रहती है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ फिटनेस, एंड वो अपना शेड्यूल जो उनका डेली रहता है उसके साथ वो कैसे बेसिक फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। सर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक बात बोलूंगा सर, यू कैन हैव 1000 प्रॉब्लम अंटिल यू हैव वन हेल्थ प्रॉब्लम। वेरी सब धरे का धरा रह जाता है सर। एंड व्हेन यू हैव हेल्थ प्रॉब्लम यू ओनली हैव वन यू प्रॉब्लम। हैव ओनली वन प्रॉब्लम। बिल्कुल। मुझे लग रहा है मेरे ऑफिस की टेंशन है, प्रमोशन आना है, ये प्रोजेक्ट करना है, लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, बस ये वीक सब धरा रह जाएगा सर। एक प्रॉब्लम हुई हेल्थ, मैं ये सजेस्ट करूंगा सर, जिसको अपनी फिटनेस पे काम नहीं करना ना, जस्ट गो एंड विजिट योर नियरेस्ट हॉस्पिटल, जस्ट स्पेंड 30 मिनट ओवर देयर। जाओगे, लास्ट टाइम जब बीमार हुए थे क्या बोला था, आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, आज के बाद नहीं होगा सर। बेसिक फिटनेस से आपको लोग बोलते हैं कि मेरा ऑफिस हो गया, नाउ आई एम फीलिंग लेथार्जिक। नहीं, आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, यू विल बिकम मोर एनर्जेटिक। मैं ऑफिस करके आया, अगर मैं जिम कर रहा हूँ, मैं रनिंग जा रहा हूँ, मैं कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ, पुशअप स्क्वाट्स मार रहा हूँ, तो मैं आई विल फील मोर एनर्जेटिक। और अगर आप बहुत वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप जिम नहीं जा सकते, सबसे पहली चीज स्टार्ट विद लिटिल बिट वार्म अप। लोग गलती करते डायरेक्ट वर्कआउट करना चालू कर देते, इंजन गर्म करो पहले, गाड़ी चालू करने लोगों से को ये नहीं समझ आता कि एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड मेनी इंजरीज इंजरी सर। कि बिना वार्म अप के हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं कि Yes, sir. सीधा रनिंग स्टार्ट कर दी, सीधा वेट उठाना स्टार्ट कर दिया। यस सर। ये तो पहले प्रॉपर वार्म अप करो सर 5 मिनट, ताकि बॉडी रेडी हो जाए, न्यूरल नेटवर्क, नर्वस सिस्टम की यस समथिंग इज गोइंग टू कम। अब आप पुशअप्स घर पे मार सकते हैं सर, वर्किंग प्रोफेशनल भी स्क्वाट्स घर पे कर सकते हैं। दे कैन गो फॉर अ रनिंग, मॉर्निंग में जा सकते हैं, इवनिंग में जा सकते हैं। गोल ये होना चाहिए सर वर्किंग प्रोफेशनल का कि हम दिन में एटलीस्ट 30 to 40 मिनट अपनी हेल्थ को देंगे, जहाँ हम पसीना निकालेंगे। मैं आपको बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर एटलीस्ट एक बेसिक फिटनेस होनी चाहिए कि मैं बैठ रहा हूँ तो मेरा पोस्चर सही लग रहा है, इफ आई एम वॉकिंग माई पोस्चर इज राइट, मेरे ऊपर यूनिफॉर्म कपड़े पहने हुए अच्छे लग रहे हैं, इफ आई एम स्टैंडिंग समवेयर तो एक प्रेजेंस फील हो रही है लोगों को। तो ये बेसिक फिटनेस सर आप घर पे ही कर सकते हो। 3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ सर, पूरी बॉडी हो जाता है। एक तो रनिंग हो गया आपके एंडोरेंस के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, आपको ओवरऑल फैट लॉस करने में भी हेल्प करेगा। स्टार्ट फ्रॉम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसा नहीं कि पहले दिन से 10 किलोमीटर, क्योंकि जॉइंट्स पे जोर आता है। वार्म अप करो, गो फॉर रनिंग। सेकेंड थिंग, पुशअप्स घर पे ही कर सकते हो। पुशअप्स नहीं होता है, स्टार्ट विद नी टच। अब सर होता क्या है कि लोगों को घुसना नहीं है उस चीज़ में, पहले दिन से उनको मास्टरी चाहिए। आप घुसोगे, जब पुशअप करोगे आपसे नहीं हो रहा, तो ये अल्टरनेटिव है, ट्राई। बेसिकली हम प्रोसेस नहीं करना चाहते, हम सीधा रिजल्ट चाहते हैं। रिजल्ट चाहते हैं सर, पहला दिन वी जस्ट वांट टू मेक कि हमारा पहला दिन ही परफेक्ट हो, दैट इज नॉट पॉसिबल सर। पहला दिन तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता ना। आप पुशअप करोगे। सेकेंड एक्सरसाइज स्क्वाट्स। स्क्वाट्स तो बेसिक मूवमेंट है सर आपका। बचपन में बच्चा चीजें उठाता था तो स्क्वाट्स देखिए उठाता था, बिल्कुल। तो स्क्वाट्स इज बेसिक मूवमेंट। थर्ड इज पुलिंग स्ट्रेंथ के लिए पुलअप्स कर सकते हैं। पुलअप नहीं जा रहा है तो पैर नीचे रख के धीरे धीरे कर सकते हो। तो सर ये चीजें डेवलप होने में टाइम लेती है। लोगों को लगता है कि पहले दिन से आप पुलअप मारने लग जाए, आप स्पेंड करो चीज़ में घुसो। मुझे भी नहीं पता था फिटनेस का, मैं जब घुसा उसके अंदर समझा कि हाँ ये इस टाइप के पुशअप्स होते हैं, शोल्डर, ट्राइसेप्स और चेस्ट इन्वॉल्व होती है, पुलिंग स्ट्रेंथ में कोर इन्वॉल्व होता है। तो धीरे धीरे चीज़ें डिफाइन हुई। तो आपको घुसना पड़ेगा उस चीज़ में। स्पेंड एटलीस्ट गोल बना लो 30-40 मिनट मुझे हेल्थ पे स्पेंड करना है, कहीं भी हो, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, होटल में हूँ, कहीं भी हूँ, मॉर्निंग में उठ जाऊँगा, 20 मिनट रनिंग कर लूँगा या फिर पुशअप मार लूँगा। थ्रू आउट द डे विल जस्ट फील गुड सर। एक और चीज़ जो आपने बात करी रनिंग की, तो अभी मैंने देखा कि इन Tier 2 सिटीज़ लाइक इंदौर ऑल्सो कि रनिंग का कल्चर अब धीरे धीरे डेवलप होने लगा है। यस सर। लोगों को समझ में आ रहा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज रनिंग, है ना, और उसका एडवांटेज क्या है, ओवरऑल फिटनेस में वो कैसे हेल्प करता है। तो उसकी अवेयरनेस के लिए भी आप कुछ प्रोग्राम्स वगैरह कराते हैं या
कैसे मतलब रनिंग की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? सर रनिंग के लिए एक तो सर संडे को मेरा क्लब वगैरह रहता है, रनिंग क्लब, जहाँ पे जो इंदौर के लोकलाइट्स हैं हम जाके साथ में रनिंग करके आते हैं। ओके। ठीक है, तो सर उनका मैं ध्यान रखता हूँ कि प्रॉपर वार्म अप हो रहा है और उसके बाद प्रॉपर रनिंग पे जा रहे हैं। और सर जो मेरे कोर्स के अंदर है, फिटनेस कोर्स के अंदर है, तो उनको मैं 3 अलग अलग टाइप के रनिंग के लिए भेजता हूँ। वीक में एक बार लॉन्ग रन के लिए, एक बार सर शॉर्ट इजी रन्स के लिए, और एक बार स्प्रिंट्स के लिए। तो इससे सर लॉन्ग रन से हमारी एरोबिक कैपेसिटी बनती है जिससे हम अच्छा भाग पाए। स्प्रिंट से सर हमारा जो एनर्जेटिक एक्सप्लोसिवनेस है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ, वो डेवलप होती है। साथ में VO2 मैक्स भी इंप्रूव होता है। और इसके साथ साथ में सर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंप्रूव होता है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर ओवरऑल मसल मास प्रॉपरली यूनिफॉर्मली आपकी बॉडी के ऊपर है। तो सर ये रनिंग क्या, आप घुसो एक बार, धीरे धीरे समझ आती है चीज़ें कि आप धीरे स्टार्ट विथ 100 मीटर 200 मीटर। और सर लोगों को पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दे स्टार्ट डूइंग जिम, दे स्टार्ट डूइंग रनिंग, ये सब करना चालू करेंगे, एक वीक बाद क्या होगा, दुखेंगी मसल्स। आप चेंजेस ला रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, तो सर वो स्टार्टिंग में तो बॉडी विल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। बिल्कुल। पानी का इंटेक रखो, हेल्दी खाओ, आफ्टर 10 days you'll start enjoying that process, and after that you'll not be doing for your physical health, you'll start doing it for mental health। मानसिक संतुलन के लिए बंदा करने लगता है सर, शांति के लिए। रनिंग इज अ ड्रग, जैसे कि अगर आपको आदत पड़ गई तो आप छोड़ोगे नहीं सर। और जैसे लोग आजकल क्या है कि सर लोगों को लगता है कि जिम कर ली, गए, उठा लिया वेट, उठा लिया हैवी वेट उठा लिया, वी आर फिट। एज अ बॉडी बिल्डर, एज अ पावर लिफ्टर, दैट्स अ स्पोर्ट्स, आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट, दैट इज गुड, यू कैन डू दैट। आप जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हो, रनिंग ऐड करो, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, एजिलिटी, हर एक डायमेंशन टच करो ना फिटनेस का। आप सिर्फ, आपके लिए क्या हो गया है, मैंने पिछली बार 50 का डंबल उठाया था, अब 60 का डंबल उठाऊंगा, वो एक डायमेंशन है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पर आप बाकी डायमेंशन तो कवर करो। कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, एंड्योरेंस के लिए क्या कर रहे हो, मोबिलिटी के लिए क्या कर रहे हो, एजिलिटी के लिए क्या कर रहे हो। तो थोड़ा फिटनेस को डिफाइन करो और स्टार्ट वर्किंग ऑन फिटनेस, नॉट ओनली ऑन बॉडी बिल्डिंग थिंग। ओके। अभी बस एक लास्ट बारे में मैं आपसे और चर्चा करना चाहता हूँ, वो है एक तबका है वर्किंग प्रोफेशनल्स का। यस सर। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी जैसे आप माइंडसेट ट्रेनिंग देते हैं, यस सर। तो जनरली वर्किंग प्रोफेशनल्स आज के समय में जो इतना बिजी रहते हैं, यस सर। तो उन्हें किस किस तरीके की मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है? सर सबसे ज़्यादा तो जो वर्किंग प्रोफेशनल के साथ जो मैंने प्रॉब्लम देखी है ना, दे जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दैट ऑफिस कल्चर इन देयर पर्सनल लाइफ। जो डिप्लोमेसी वो वहाँ खेल रहे हैं, जो कंडक्ट उनका वहाँ है, वो पर्सनल लाइफ में लाते हैं। दैट इज द रीजन फॉर मेजर डिवोर्स। बेसिकली वो अपना पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस अलग अलग नहीं कर पा रहे। वर्क लाइफ बैलेंस सर बहुत जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरा ऑफिस हो गया है, नाउ आई नीड टू जस्ट कीप ऑल दिट थिंग हियर होम। डिफरेंस होना चाहिए पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। सर लोग नहीं मेंटेन, सर अभी डिवोर्सेस के जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो मैं करता हूँ, डिवोर्सेस के लिए सर जो कंसल्ट करता हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स वगैरह हैं, तो उनके जो मैं इमोशनल सेशन लेता हूँ इमोशनल मेंटल मैच्योरिटी के लिए और ग्रोथ के लिए, तब मुझे ये प्रॉब्लम सामने आती है। क्यों कंपैटिबिलिटी क्यों नहीं बन रही है? बिकॉज दे आर गोइंग विद द सेम माइंडसेट कि जो ऑफिस में पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वही वो फैमिली में खेल रहे हैं सर। आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हो अपने ऑफिस, आप ऑफिस लाइफ से बाहर ही नहीं आ पा रहे। यू नीड टू डिजाइन कि दिस इज माई ऑफिस लाइफ, दिस इज माई पर्सनल लाइफ, दिस इज माई हेल्थ, दिस इज माई इमोशनल स्टेबिलिटी, दिस इज माई मेंटल स्टेबिलिटी। ऑफिस से हो गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यू आर डूइंग गुड, पैशन के लिए भी कर रहे हो तब भी ठीक है, बाकी डायमेंशन तो कवर करो। दैट इज कंप्लीट लाइफ। अगर आप एक ही डायमेंशन में घुस जाओगे, आफ्टर 10, 15, 20 ईयर यू लुक बैक एंड रियलाइज यार व्हाट आई मिस, व्हाट हैव यू अचीव, नथिंग। यस सर। सर मैं था कॉलेज में, तब मुझे बोलते थे बहुत लोग कि यू आर वर्किंग ऑन फिटनेस, फिटनेस से क्या हुआ? ठीक है सर, तो बट नाउ दे ओनली अप्रिशिएट कि भाई तो फिट करता था, नाउ अब तेरी एजिंग भी स्लो हो गई है, सब कुछ हो गया। तो सर यही सजेस्ट करूँगा, जितना जल्दी चालू करोगे फिटनेस का उतना अच्छा है। और साथ साथ में अपनी फैमिली बहुत जरूरी है सर। पर्सनल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी ना, तो आपका ऑफिस में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। बिल्कुल। अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है ना, तो आप ऑफिस में परफॉर्मेंस दे नहीं पाओगे। वी आर ह्यूमन बीइंग सर, वो कैरी अवे होता ही है, आप चीजें आप लेके जाओगे घर कितना भी सोचो अलग अलग रखने का, पर नहीं हो पाता। बस सर वो बैलेंस बना सकते हो, दैट इज व्हाट वर्क लाइफ बैलेंस। फिटनेस ध्यान रखो, अपनी फैमिली के साथ एक बार सैटरडे संडे आउटिंग पे जाओ, थ्रू आउट द वीक आप हेल्दी खाओ, एक दिन जा सकते हो रेस्टोरेंट खाने के लिए, यू कैन कुक एट योर प्लेस विद योर वाइफ। सो एक बैलेंस बना के चलोगे तो सर बहुत अच्छी है, लाइफ इज ब्यूटीफुल सर। सो लाइफ इज ब्यूटीफुल, और इसी के साथ वी विल गिव अ पॉज टू आवर कन्वर्सेशन टुडे। अजय, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और जैसा कि आप हमेशा कहते हो अपने रील्स वगैरह में, जितना रगड़ा सर उतना तगड़ा। इतना तगड़ा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद।